Hare Krishna. So in this particular lecture, we'll start with the dynamics of simple harmonic motion. So kinematics में काफी कुछ पढ़े थे, काफी कुछ फॉर्मूला था. डायनामिक्स में उसका एप्लीकेशन आएगा और NLM का इंट्रोडक्शन भी आएगा. NLM का वहाँ पे यूज होता है काफी सारा. Basically, we are going to start with dynamics in simple harmonic motion. So the first segment that we are going to study in simple harmonic motion is finding the time period of the system. फाइंडिंग द टाइम पीरियड ऑफ द सिस्टम. कोई भी जो एसएचएम होता है अपना, उसमें आगे पीछे करता है अबाउट अ मीन पोजीशन. वो मीन पोजीशन इक्विलिब्रियम वाला पोजीशन होता है. डिस्कशन किया था इसका. वो कैसा इक्विलिब्रियम होता है? स्टेबल इक्विलिब्रियम. स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब है अगर आप उससे थोड़ा एक्स पीछे थोड़ा एक्स आगे ले गए तो बॉडी पीछे आना चाहेगा, पीछे आएगा, और जब मीन पोजीशन से पीछे चला जाएगा तो फिर से एक रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा विच विल वांट द बॉडी टू गो अहेड, सो दैट स्टेबल इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट है, इसीलिए आगे पीछे करेगा. उसका एक टाइम पीरियड आता है. वो टाइम पीरियड का भी डिस्कशन किया था लास्ट क्लास में. टी क्या होता है अपना? 2 पाई बाई ओमेगा, है ना. और यहाँ पे ओमेगा का वैल्यू अगर आपको याद हो, ओमेगा स्क्वायर वी हैड डिफाइंड एज के बाई एम. सो देयरफॉर पुट ओमेगा एज रूट अंडर के बाई एम, विल गेट 2 पाई रूट अंडर एम बाई के. सो दीज थिंग्स एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स वी आर गोइंग टू स्टडी. आज का पूरा क्लास में मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, मैं बस क्वेश्चंस कराऊंगा और आप स्क्रीन पॉज करके इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सॉल्व द क्वेश्चन, बिकॉज मैं बस चलते रहूंगा. देखना ध्यान से, कई सारा क्वेश्चंस करना है अपने को. फाइंडिंग द टाइम पीरियड ऑफ द सिस्टम. सबसे पहले मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं हाउ टू फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द सिस्टम. हाउ टू फाइंड द टाइम पीरियड, हाउ टू फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ अ सिस्टम. सिंपल सा प्रोसेस से स्टार्ट करते हैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन से. से फॉर एग्जांपल दिस इज अ स्प्रिंग एंड दिस इज अ मास. स्प्रिंग कांस्टेंट इज के. यहाँ पे वॉल पे ऐसे करके लगा हुआ है. सबसे पहले आइडेंटिफाई द फर्स्ट स्टेप दैट यू हैव टू डू. द फर्स्ट स्टेप, मैं पहले आपको स्टेप्स लिख दे रहा हूं यहाँ पे, आप लोग फटाक से लिखते रहो. द फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफाई द मीन पोजीशन. आइडेंटिफाई द मीन पोजीशन ऑफ द सिस्टम. मीन पोजीशन कौन सा पोजीशन होता है? जहां पे नेट फोर्स जीरो होता है. व्हाट इज द मीन पोजीशन? जहां पे नेट फोर्स क्या हो? जीरो हो. एंड गेट अ रिलेशन, एंड गेट अ रिलेशन. पहला काम है आइडेंटिफाई द मीन पोजीशन एंड गेट अ रिलेशन. मैं समझाता हूं क्या है. सेकंड, displace the body slightly from mean position. Displace the body slightly, say x, from the mean position. आप mean position से body को थोड़ा सा x घसकाओ. तीसरा, find f net on the body. आप f net निकाल लो on the body in terms of x. x घसकाए तो उसके टर्म्स में आपको f net बताना है. So if this f net ये इस फॉर्मेट में अगर आता है, where k is a constant, where k is a constant, then that body will do SHM for sure. Then that body will do SHM for sure. और उसका टाइम पीरियड कितना होगा? उसका टाइम पीरियड होगा 2 पाई रूट अंडर m बाई k. वहां पे देख, 2 पाई रूट अंडर m बाई k का उसका टाइम पीरियड हो जाएगा. एम्पलीट्यूड कितना होगा वो डिपेंड करता है इनिशियल सिचुएशन पे. मैं इतना सारा क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको ऑलरेडी क्लैरिफाई हो जाएगा सब, पर सारे क्वेश्चंस में ये स्टेप कॉमन रहेंगे. दिस मेथड इज कॉल्ड फोर्स मेथड. दिस मेथड इज कॉल्ड फोर्स मेथड. देयर इज वन मोर मेथड जो मैं आगे चल के बताऊंगा. व्हेन द रिक्वायर्ड टाइम एट द राइट टाइम विल कम. ये फटाक से स्टेप्स कॉपी करो और फिर आगे बढ़ूंगा मैं. स्टेप्स कॉपी कर लो एंड देन विल मूव अहेड. जो भी है बस छापना मत आंख बंद करके, क्योंकि आपको ये सब सॉल्व करना खुद से आना चाहिए. सो देयरफॉर सॉल्व विथ मी. मैं एक ही एग्जांपल बताऊंगा, उसके बाद सारा आप ट्राई करना खुद से. सो दिस इज, अब अगर स्प्रिंग हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है, आइडेंटिफाई, आई हैव टू फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ दिस सिस्टम. व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? First step is to identify the mean position or the position where the net force on the body is zero. So this is naturally the natural length of the spring. इस केस में नेचुरल लेंथ ही वो पोजीशन है जहां पर F net जीरो होगा, राइट? क्योंकि स्प्रिंग में कोई भी एक्सटेंशन नहीं है. So the force on the body will be zero. So I've identified the mean position. Okay. Now what is the second step? Displace the body slightly from the mean position. You can do that in any direction. Let us say we do it in this direction. Let us say we displace the body in this direction slightly by x. Say for example this was the mean position and I have displaced the body slightly by x. ऐसे करके डिस्प्लेस कर दिया हमने उस बॉडी को उस तरफ. तो अगर उस तरफ डिस्प्लेस किए हैं, व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन दिस बॉडी इन दिस डायरेक्शन? kx, राइट? डिस्प्लेस किधर किया हमने? उधर. और फोर्स किधर लगा? इधर. तो इस डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव माने, जिस डायरेक्शन हम डिस्प्लेस करते हैं उस डायरेक्शन को हम क्या मानते हैं? पॉजिटिव. तो जो नेट फोर्स आया बॉडी पे वो क्या आया? प्लस kx की माइनस kx, क्योंकि जिस डायरेक्शन में हमने डिस्प्लेस किया है वी हैव टू ट्रीट दैट एज पॉजिटिव. एंड देन अकॉर्डिंगली राइट डाउन द फोर्स रिलेशन. अकॉर्डिंगली राइट डाउन द
फोर्स रिलेशन, सो एफ नेट इक्वल्स टू माइनस के एक्स इन दिस केस। अच्छा, पहला स्टेप में ये भी था मीन पोजीशन के बाद एक फाइंड द मीन पोजीशन एंड राइट डाउन अ रिलेशन, याद है आपको? तो यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं आएगा, सिंपल सा दिख रहा है कि नेचुरल लेंथ पे ही मीन पोजीशन है। यहाँ पे एफ नेट इक्वल्स टू माइनस के एक्स सेकंड स्टेप में आया अपना। अब अगर हम ध्यान से देखें तो क्या ये एफ इक्वल, ये एसएचएम का जो फॉर्मेट होता है, एसएचएम का जो फॉर्मेट होता है एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स, क्या इसके फॉर्मेट में आ रहा है? बिल्कुल मैच कर रहा है। और इसमें एसएचएम का जो के है, ये एसएचएम कांस्टेंट है, इस केस में अगर कंपेयर करें तो वो क्या है? स्प्रिंग के कांस्टेंट के बराबर हो गया। Therefore the time period of the system is 2 pi root under m, m of what? m of the body, जिसके ऊपर ये लिखा गया है इक्वेशन, ये इक्वेशन जिसके ऊपर में लिखा गया है उसका मास है 2 pi root under m by k, k of the SHM, k of the SHM in this case is exactly equal to the k of the spring, so therefore this is the time period of the system, t equals to 2 pi root under m by k. I hope it is clear. अब देखो ध्यान से, यहाँ पे आप कुछ भी वेलोसिटी दो, v नॉट, मान लो इसको जोर से एक वेलोसिटी दी ऐसे करके v नॉट राइट साइड में, वो जितना भी दूर जाएगा, सपोज कुछ एक एम्पलीट्यूड तक आया a और फिर वापस आएगा माइनस a तक, ऐसे करके ऑसिलेट करते रहेगा, राइट? टाइम पीरियड कितना होगा? 2 पाई रूट अंडर m बाई के। अच्छा, अगर मैं इसको जोर से मारूं, सपोज 2v नॉट का इनिशियल स्पीड दे दूं, 2v नॉट का, थोड़ा और दूर जाएगा, मान लो आया अपना a डैश तक, और जितना आगे आएगा मीन पोजीशन से उतना ही पीछे जाएगा मीन पोजीशन से। ये जो मैं लाइन बोला लिख लेना, जितना आगे आएगा मीन पोजीशन से उतना पीछे जाएगा, वट एवर यू कैन राइट डाउन इन इंग्लिश, पीछे जाएगा मीन पोजीशन से। राइट डाउन इन इंग्लिश प्रॉपरली कि जितना मीन पोजीशन से इनिशियल डिस्प्लेसमेंट होगा एक डायरेक्शन में, उतना ही मीन पोजीशन से उस साइड भी डिस्प्लेसमेंट होगा, गारंटीड, हर एसएचएम में ऐसा होता है कि मीन पोजीशन से जितना आगे जाएगा उतना ही पीछे आएगा। तो मैं कह रहा हूं अगर ज्यादा स्पीड दिए 2v नॉट दिए तो a डैश तक गया और पीछे माइनस a डैश तक आ गया, एम्पलीट्यूड चेंज हुआ, टाइम पीरियड चेंज हुआ क्या? टाइम पीरियड चेंज नहीं हुआ। तो दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड, कभी कंफ्यूज मत होना, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड। इसका मतलब मैं उसका एसएचएम का एम्पलीट्यूड बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करता है? सिस्टम के मास पे और स्प्रिंग के कांस्टेंट पे फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। सो क्लैरिटी रखना कि टाइम पीरियड एक अलग चीज है, एम्पलीट्यूड एक अलग चीज है, स्पीड एक अलग चीज है। हाँ, मैक्सिमम स्पीड के लिए v इक्वल्स टू ओमेगा ए होल्ड करेगा। सो वो जो रिलेशन हमने काइनेमेटिक्स में पढ़ा था वो यहाँ पे 100% वैलिड है। पर साथ ही साथ ये ध्यान रखना कि टाइम पीरियड, अगर आपको पूछे टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड, आंसर इज नो, बिकॉज टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन m एंड k। m एंड k पता है तो आप कैसा भी इनिशियल कंडीशन रखो, टाइम पीरियड इतना ही आएगा। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन क्लियर है। नाउ विल स्टार्ट सॉल्विंग सम क्वेश्चन। सेकंड, सपोज यही वाले सिचुएशन में मैं कहता हूं आपको ऐसे करके m रखा हुआ था एंड दिस इज स्प्रिंग कांस्टेंट k, बट नाउ अ कांस्टेंट फोर्स इज अप्लाइड, से f, कांस्टेंट फोर्स को मैंने अप्लाई। अब ये सारा क्वेश्चन सब खुद से कर सकते हैं, मैं क्वेश्चन नहीं बोलूंगा, आंसर और सॉल्यूशन नहीं बोलूंगा, पर आपको स्क्रीन पॉज करके खुद से सोच के सॉल्व करना है। से फॉर एग्जांपल यहाँ पे वॉल है, स्प्रिंग कांस्टेंट k दिया हुआ है, यहाँ पे मास है और कांस्टेंट फोर्स अप्लाई कर रहे हैं टुवर्ड्स राइट। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द सिस्टम। क्वेश्चन हमेशा सेम ही रहेगा, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द सिस्टम। कांस्टेंट फोर्स लगा के रखे वैसे करके, और उसके बाद यू हैव टू फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द सिस्टम। यही क्वेश्चन है। कैसे करके करेंगे? पहला स्टेप क्या है? फाइंड द मीन पोजीशन। सबसे पहले अपने को पता पड़ना चाहिए मीन पोजीशन कहाँ है। मीन पोजीशन यहाँ पे कहीं होगा, मान लो x नॉट के डिस्प्लेसमेंट पे मीन पोजीशन आ रहा है। सो व्हाट इज बेसिकली दिस मीन पोजीशन? मीन पोजीशन मींस वेयर द नेट फोर्स इज जीरो। तो अगर हम उधर घसकाएंगे तो इस तरफ स्प्रिंग फोर्स लगेगा kx नॉट एंड इन दिस डायरेक्शन कांस्टेंट फोर्स लग ही रहा है, कांस्टेंट फोर्स है, तो वो f। तो मीन पोजीशन कहाँ पे आएगा? से f इक्वल्स टू kx नॉट, सो मीन पोजीशन इज x नॉट, दैट इज f by k, दिस इज द मीन पोजीशन। ठीक है, तो पहला स्टेप का बात कर रहा था, आपको रिलेशन मिलेगा वो ये है, ये एक रिलेशन मिला हमको फ्रॉम द मीन पोजीशन, वो एक रिलेशन मिल गया। ओके, अब सेकंड स्टेप क्या था? फ्रॉम द मीन पोजीशन यू डिस्प्लेस द बॉडी बाय x। कहां से डिस्प्लेस करना है? मीन पोजीशन से आपको डिस्प्लेस करना है, नेचुरल लाइन से डिस्प्लेस नहीं करना। फ्रॉम द आइडेंटिफाई द मीन पोजीशन, फ्रॉम द मीन पोजीशन यू हैव टू डिस्प्लेस द पार्टिकल बाय x। सो यहां से सपोज मैंने इसको x डिस्प्लेस किया, पार्टिकल यहां पे आ गया, ठीक है, x डिस्प्लेस किया, पार्टिकल यहां पे आ गया। अब ध्यान से मेरे को बताओ, इसका अगर FBD बनाऊंगा इसका, तो क्या लिखूंगा? सबसे पहले तो डिस्प्लेस इधर किया है x, तो F नेट क्या लिखेंगे? F नेट क्या लिखेंगे? देखिए वाला डायरेक्शन को पॉजिटिव मानेंगे क्योंकि x उधर लाया है, उधर लेके गए तो वो वाला डायरेक्शन पॉजिटिव, तो नेट फोर्स लिखेंगे F माइनस स्प्रिंग का फोर्स पीछे की तरफ कितना लगेगा, टोटल नेचुरल लेंथ से कितना घसका हुआ है, x नॉट प्लस x। x कहां से था? कंफ्यूज मत होना, मीन पोजीशन है ये नेचुरल लेंथ है और मीन पोजीशन से x घसकाए हैं, सो द टोटल एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग इज x नॉट प्लस x।
एफ नॉट माइनस के एक्स नॉट प्लस एक्स द टोटल स्प्रिंग फोर्स, तो नेट फोर्स लिखे हैं ये, ठीक है। ये कितना आ गया देख, एफ माइनस के एक्स नॉट माइनस के एक्स, एंड एफ एंड के एक्स नॉट विल गेट कैंसल्ड फ्रॉम हियर, सो देयरफॉर वी सी दैट एफ नेट इज माइनस के एक्स. So what is the time period of the system? It is exactly 2 pi root under m by k. What is k? आपको ये जो इक्वेशन आया ना, इसको SHM के f इक्वल्स टू माइनस के एक्स से कंपेयर करो, तो SHM का यहाँ पे k कितना आ रहा है, एग्जैक्टली k के बराबर. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एक बॉडी है और एफ नेट आपका ऐसे आता माइनस 2a बाई रो एक्स, सपोज कोई एक अलग सिस्टम है जहां पे आपका एफ नेट मीन पोजीशन से x डिस्प्लेस करने के बाद ये फॉर्मेट में आया है एफ नेट. उस केस में टाइम पीरियड क्या लिखेंगे, 2 पाई रूट अंडर मास ऑफ द बॉडी बाई k. वो k क्या होगा, ये SHM का k, क्योंकि हम कंपेयर करेंगे. SHM के लिए क्या होता है माइनस के एक्स, ये k क्या है 2a बाई रो, तो m बाई k के बदले 2a बाई रो पुट करेंगे, ऐसे करके. समझ में आ रहा है. तो यहां पर इस केस में जो SHM का जो k है वो इसके बराबर ही हो जा रहा है, देयरफॉर 2 पाई रूट अंडर m बाई k. पर नहीं भी हो सकता है कई सारे सिचुएशंस में, जैसे हम लोग देखेंगे आगे चल के. सो देयरफॉर इसका ये मतलब है, k का ये मतलब है. अच्छा, अगर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हम ध्यान से देखें, t कितना आया 2 पाई रूट अंडर m बाई k, पर पहले भी तो यही आया था 2 पाई रूट अंडर m बाई k. व्हाट डज दिस मीन? कंक्लूजन इज whenever a constant force acts on a system, time period remains unchanged. Whenever a constant force acts on a system, the time period remains unchanged. टाइम पीरियड में कोई चेंज नहीं आएगा. तो जब भी एक ब्लॉक और एक स्प्रिंग हो तो उसका टाइम पीरियड कितना आ रहा है 2 पाई रूट अंडर m बाई k. इसका मतलब अगर मैं आपको तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन दूंगा, इसका आंसर आप देख के भी कर सकते हैं. इसका आंसर आप देख के ही दे सकते हैं कि बताओ, ऐसे करके लटका दिया मैंने, एक स्प्रिंग है और ऐसे करके ब्लॉक को लटका दिया, ये नेचुरल लेंथ था स्प्रिंग का. ऑफ कोर्स कुछ एक्सटेंड हुआ होगा अगर इसका मास m है, स्प्रिंग कांस्टेंट k है. इसका टाइम पीरियड कितना होगा देख के बताना है आपको, और इसका टाइम पीरियड कितना होगा देख के बताना है आपको. सिर्फ टाइम पीरियड पूछ रहा हूं मैं. इसका टाइम पीरियड कितना होगा और इसका टाइम पीरियड कितना होगा. इसका भी टाइम पीरियड कितना होगा 2 पाई रूट अंडर m बाई k. ऐसा क्यों होगा? क्योंकि इस केस में क्या हो गया, कांस्टेंट फोर्स लग गया इस बॉडी पे mg. जैसे यहाँ कांस्टेंट फोर्स लग रहा था f, तो इस बॉडी पे कांस्टेंट फोर्स लग रहा है mg. टाइम पीरियड कितना होना चाहिए था 2 पाई रूट m बाई k, तो कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, टाइम पीरियड चेंज नहीं होगा, अभी उतना ही रहेगा. ठीक है, इस केस में भी टाइम पीरियड कितना होगा 2 पाई रूट अंडर m बाई k. अब क्वेश्चन आता है कि टाइम पीरियड तो चेंज नहीं हुआ, क्या चेंज हो गया? क्या एम्पलीट्यूड चेंज हुआ? क्या एम्पलीट्यूड चेंज हुआ? आंसर इज नो. एम्पलीट्यूड थोड़ी चेंज हुआ. चेंज क्या हुआ? मीन पोजीशन. चेंज किस में आया? मीन पोजीशन में. पहले सपोज आप इसको ओरिजिन ले लेते, सपोज आप बोलते सर दिस इज द ओरिजिन, तो मीन पोजीशन कितना है इस केस में एफ नॉट बाई के, तो चेंज आया मीन पोजीशन में. अरे एम्पलीट्यूड तो डिपेंड करता है आपने कितना एनर्जी दिया इनिशियली उस पे. इनिशियली आपने सपोज कुछ एक इंपल्स दिया, यहाँ पे कुछ एक इंपल्स दिया, यहाँ पे सपोज मीन पोजीशन पे है, अब यहाँ पे कुछ इंपल्स दिया, तो एम्पलीट्यूड तो उस पर डिपेंड करता है. क्लियर है ना? तो एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होगा कांस्टेंट फोर्स लगाने से, ऐसा कोई कंसेप्ट ही नहीं है. क्या चेंज होगा? मीन पोजीशन चेंज होगा, पर टाइम पीरियड विल रिमेन कांस्टेंट. ये सारे एसएचएम के लिए ट्रू है. जैसे फॉर एग्जांपल कल को आपको मैं पढ़ाऊंगा, ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के लिए ट्रू है, ध्यान देना. स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के लिए अगर आप एक कांस्टेंट फोर्स मारोगे तो चेंज नहीं होगा टाइम पीरियड. ये सारे सिस्टम्स के लिए ट्रू नहीं है. जैसे फॉर एग्जांपल कल को मैं आपको कहूंगा, 12th में कहूंगा ही, ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ रहेगा, यहाँ पे स्प्रिंग रहेगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का एक मास m रहेगा. इसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? देख पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड उधर है, फोर्स भी उधर ही लगेगा, कांस्टेंट फोर्स लगेगा. फिर से टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 2 पाई रूट अंडर m बाई k. तो आपको ये एकदम अच्छे से सेट कर लेना अपने दिमाग में कि इन विच एवर सिचुएशन, अगर एक सिस्टम का मेरे को टाइम पीरियड पता है जो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम होना चाहिए, अगर स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम दिया हुआ है और एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है तो उसका टाइम पीरियड चेंज नहीं करेगा. सारे सिस्टम के लिए वैलिड नहीं है, पर स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के लिए ये 100% वैलिड है. ठीक है, चलिए आइए अब बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे. सो आई होप ये चीज क्लियर है. अब आपको वो जब पढ़ाए थे एनएलएम पढ़ाते टाइम कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स पढ़ा रहा था मैं, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स पढ़ा रहे थे. जस्ट छोटा सा डिस्कशन, जब भी स्प्रिंग्स
पैरेलल में रहते हैं, the springs are in parallel, so whenever the springs are in parallel they are treated as if they are resistors in series. तो इसका K equivalent कितना होगा? K plus K. They have to be treated like they are resistors in series, and when the springs are in series they are treated as if they are resistors in parallel, say K1 and K2. So अगर दो रहेगा तो K equivalent डायरेक्टली क्या लिखेंगे? K1 K2 by K1 plus K2 ऐसे करके लिखेंगे हम लोग, ठीक है। अगर सीरीज में है स्प्रिंग्स तो वी विल ट्रीट देम एज इफ दे आर रेजिस्टर्स इन पैरेलल। अगर तीन रह जाता तो K1 K2 K3 दे देते, तो इन दैट केस आपको 1 by K equivalent equals to 1 by K1 plus 1 by K2 plus 1 by K3 करके करना पड़ता। व्हाट इज द K equivalent, ठीक है। K equivalent निकालना समझ गए ना कैसे करके, ये आपको याद रहना चाहिए। अगर भूल गए हो तो ऑटोमेटिक प्रैक्टिस हो जाएगा, अलग से कराने का जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक यहाँ पे प्रैक्टिस हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर सकते हैं। देखो कितना क्वेश्चन कराया, एक, और कांस्टेंट फोर्स का ये तीसरा क्वेश्चन। देखो इसी के कई सारे सब पार्ट्स रहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा है ये और एक स्प्रिंग लगा है ये, दिस इज 2K and this is 2K and this is a mass m. What is the time period of this system? You are supposed to tell. आप लोग सॉल्व करो, मैं डिस्कशन करूंगा एक ही बार में। What is the time period of this system? You are supposed to tell. This is 2K, 4K, 4K, mass is 2m, this is m, this is 2K, this is 4K, this is a ball. Fourth question, this is m, 2K, 2K. Now let us take this one as 4K and this one as, थोड़ा सा उठ पटांग लेते हैं, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग का क्वेश्चन हो गया। चलो देखो फटाफट कैसे करके करेंगे, ये वाला क्वेश्चन कैसे करके सॉल्व करेंगे। आर दीज टू इन पैरेलल? यस, पैरेलल में होता है तो क्या करते हैं, वी ट्रीट देम एज इफ दे आर रेजिस्टर्स इन सीरीज। सो के इक्विवेलेंट कितना आएगा पहले वाले केस में, दोनों को ऐड कर देंगे तो 4K। सो देयरफॉर व्हाट इज द टाइम पीरियड, 2 पाई रूट अंडर, इसका टाइम पीरियड निकालना है तो इसका मास कितना है m, एंड व्हाट इज के इक्विवेलेंट, 2 पाई रूट अंडर m by k, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो, 2 पाई रूट अंडर m कितना है रे, 2m, और k इक्विवेलेंट कितना होगा 4K और 4K, दे आर इन सीरीज, वी विल ट्रीट देम लाइक दे आर रेजिस्टर्स इन पैरेलल। सो इसका आंसर क्या आएगा, R1 R2 16 by 4 plus 4 8, 16 by 8 is 2, so इसका इक्विवेलेंट होगा 2K, and this 2K and 2K are in series, so this will be 4K, so it is this much, time period is 2 pi root under m by 2K। थर्ड वाला देख, पहले बताइए सीरीज में कि पैरेलल में, वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। इफ आई डिस्प्लेस दिस बाय x, हम देख रहे हैं कि दोनों में इसमें जितना एलोंगेशन हो रहा है उतना इसमें कंप्रेशन हो रहा है, दिस मींस दे आर इन पैरेलल। पैरेलल में क्या होता है, अगर आप खींचेंगे तो जितना एलोंगेशन एक में आएगा उतना ही एलोंगेशन दूसरे में आना चाहिए, या जितना कंप्रेशन एक में आएगा उतना ही कंप्रेशन दूसरे में आना चाहिए, या जितना एलोंगेशन एक में आएगा उतना ही कंप्रेशन दूसरे में आना चाहिए। एलोंगेशन कंप्रेशन का कॉम्बिनेशन चलेगा, सेम अगर हुआ तो दे आर इन पैरेलल। तो दीज टू आर इन पैरेलल नॉट इन सीरीज, देयरफॉर 2 पाई रूट अंडर, मास कितना दिया है m, दे आर इन पैरेलल, तो चुपचाप ऐड कर देंगे 6K। फोर्थ, ये दो क्या है पैरेलल में है, पैरेलल में तो हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, कितना हो जाएगा 2K plus 4K इज 6K, और 6K और 3K आर इन सीरीज, सीरीज में आ गया तो R1 R2 by R1 plus R2 like that, तो 6K and 3K means 18 by 9 that is 2, so 2 pi root under m by K equivalent। बेसिकली जो पूरा फॉर्मूला है वो इसमें मॉडिफाई हो गया, इसमें m by K equivalent, and K equivalent how do we find, by using this kind of this combination theory we have to use, we have to identify spring or springs are in series or parallel, and then we have to solve the questions। Question number 3, question number 4 देखिए, special varieties from NLM। चलो से फॉर एग्जाम्पल यहां पे ऐसे करके
ये पुली है और यहाँ पे ऐसे करके रखा हुआ है एक स्प्रिंग, स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के, एंड दिस इज एम, दिस इज स्मूथ स्प्रिंग मासलेस। अगर आपको कुछ मेंशन नहीं करता तो आपको हमेशा ऐसे ही पकड़ना है, सीख ही लिए हैं हम, कुछ नहीं मेंशन किया तो स्मूथ और मासलेस लेना है आपको, ठीक है। सो ये एम लटक रहा है और ये के। अब पहले ये आप सोचो, ये सारे केसेस में पहले तो ये फीलिंग आना चाहिए आपको कि अगर हमने थोड़ा डिस्प्लेस किया तो एसएचएम करेगा, ये तो फीलिंग आना चाहिए। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का जितना भी ऐसा कॉम्बिनेशन रहेगा सब एसएचएम करेगा, ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। उसका टाइम पीरियड होता है 2 पाई रूट अंडर एम बाई के इक्विवेलेंट, कंक्लूजन है ये। ध्यान से देखो, ये वाले केस में एसएचएम कर सकता है कि नहीं कर सकता, लग तो रहा है कि करेगा, तो निकालना पड़ेगा करेगा कि नहीं करेगा। तो देखते हैं हम लोग। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, आप खुद से ट्राई करो फिर देखना। सबसे पहला स्टेप है लेट अस ट्राई टू फाइंड द इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होगा, T should be equal to mg, and because the same string is connected with the spring also, let us say in equilibrium the extension is kx naught. Let us say this is the equilibrium position and T equals to kx naught. Basically this means that mg equals to kx naught. This is the first relation which we wanted to have in equilibrium position. We have got that, ठीक है। अगर ये बेसिकली कितना नीचे आया होगा, mg by k, खैर वो तो एक अलग बात है। mg equal to k x naught is the first relation. Now let us displace this x down from its equilibrium position and write down the net force. नेट फोर्स का अगर हम बात करें तो कितना आएगा, देख नीचे घसका है तो नीचे वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव ट्रीट करो। तो जब बॉडी यहां पे रहेगा दो फोर्स लग रहा होगा इस पे, नीचे क्या लग रहा होगा mg और ऊपर क्या लग रहा होगा t डैश। नीचे लग रहा होगा mg और ऊपर लग रहा होगा t डैश। तो जो नेट फोर्स लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, mg माइनस टी डैश, करेक्ट। अच्छा एक और चीज देखो, ये टी डैश किसके बराबर है, दिस, ये उस समय टी डैश हो जाएगा तो मैं टी डैश लिख दे रहा हूं। दिस टी डैश शुड बी इक्वल टू व्हाट, दिस शुड बी इक्वल टू द स्प्रिंग फोर्स। और स्प्रिंग फोर्स कितना होगा, तो स्प्रिंग में पहले से एक्सटेंशन था एक्स नॉट। आपको अगर डायग्राम में कंफ्यूजन है ध्यान से देख, आप अगर समझ रहे हो स्प्रिंग में पहले से एक्सटेंशन था एक्स नॉट, इसमें एक्स नॉट जब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में था तो स्प्रिंग में ऑलरेडी एक्सटेंशन एक्स नॉट का था, मैंने इक्विलिब्रियम से एक्स नीचे लाया है। तो स्प्रिंग में जो टोटल एक्सटेंशन है वो कितना हो गया, एक्स नॉट पहले से था और एक्स और लाया जब इसको पकड़ के खींचा तो टी डैश विच इज द टेंशन करेंटली इन द स्ट्रिंग व्हेन इट इज एट दिस पॉइंट, दिस इज इक्वल टू टी डैश एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू द स्प्रिंग फोर्स। व्हाट इज स्प्रिंग फोर्स, के एक्स, एक्स नॉट प्लस एक्स, नेट एक्सटेंशन, ठीक है। अब यहां पे अगर पुट कर दे हम तो एफ नेट का वैल्यू कितना आ रहा है, mg माइनस टी डैश मतलब माइनस के एक्स नॉट माइनस के एक्स। देख mg और के एक्स नॉट विल गेट कैंसल्ड फ्रॉम हियर वी सी, देयरफॉर आई एम गेटिंग दैट एफ नेट इक्वल्स टू माइनस के एक्स एंड देयरफॉर दिस इज एसएसएम और नॉट, एसएचएम तो है 100%। और टाइम पीरियड कितना, 2 पाई रूट अंडर एम बाई, इफ वी कंपेयर दिस विद एसएचएम रिलेशन वी सी के स्प्रिंग कांस्टेंट ही आ गया, सो टाइम पीरियड इज 2 पाई रूट अंडर एम बाई के, ठीक है। Now let us solve that kinds of questions. ऐसा कुछ कुछ और भी क्वेश्चन है, हम लोग फटाफट सॉल्व करते हैं, चलो। या सो वहां पे बना दिया 1 2 3 4। ये क्वेश्चन नंबर 5 से यहां पे स्प्रिंग लगा हुआ है, स्प्रिंग कांस्टेंट के है and this is a pulley, this is fixed and यहाँ पे एक मास लटक रहा है m। इसका आपको टाइम पीरियड बताना है, ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, इसका टाइम पीरियड बताना, चलो अभी निकालता हूँ, अभी निकालो। चलो देखो, सबसे पहले हम मानते क्या है कि सबसे पहले तो मीन पोजीशन ढूंढना पड़ेगा। ये नेचुरल लेंथ है मान लो, मीन पोजीशन पे जब आएगा, ये सपोज स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ पे होगा ये कंडीशन, ये सपोज इक्विलिब्रियम पोजीशन है, एम अपने कहां पे आ गया, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जो रिलेशन होगा वो क्या लिखेंगे, mg इक्वल्स टू टी, इस पे जो mg लग रहा होगा नीचे की तरफ दैट शुड बी बैलेंस्ड बाय ऊपर की तरफ t, और साथ ही साथ यहां पर जो एक्सटेंशन आया वो कितना आया ऊपर की तरफ के एक्स नॉट, सपोज ये तो नीचे आया खींचा होगा इसको, तो हम मानते हैं उस समय इसमें जो एक्सटेंशन है वो एक्स नॉट आया, तो ऊपर की तरफ लग रहा है के एक्स नॉट और नीचे की तरफ कितना लग रहा है रे पुली पे, 2t। सो देयरफॉर ये तो पैरा रिलेशन किस पे है, बॉडी पे, mg इक्वल्स टू t, क्लियर है।
स्प्रिंग का ऊपर का और नीचे का फोर्सेस बैलेंस होना चाहिए, तो देयरफॉर ऊपर की तरफ जो स्प्रिंग पे लग रहा है वो मतलब पुली पे जो ऊपर लग रहा है kx0, वेयर x0 इज द एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो दिस kx0 शुड बी इक्वल टू नीचे की तरफ कितना फोर्स लग रहा है, टोटल नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है पुली पे वो लग रहा है 2t। ये पहले बताओ ढंग से क्लियर है ना, फिर समझा दे रहा हूँ। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे मानते हैं इसका एक्सटेंशन है kx0, तो पहला इसका रिलेशन हम लिख दिए mg इक्वल्स टू t, इक्विलिब्रियम का रिलेशन, और दूसरा रिलेशन यहां से आएगा ना कि ऊपर की तरफ जो kx0 लग रहा है दैट शुड बी इक्वल टू 2t। यहाँ पे बेसिकली टेंशन कितना आएगा, ये t और ये t, तो ये 2t टेंशन आएगा ना, पर ये 2t और स्प्रिंग फोर्स तो सेम होना चाहिए ना, तो 2t इक्वल्स टू kx0। ठीक है, ये दो रिलेशन आ गया। इसका मतलब अगर ध्यान से देखो तो mg क्या आ रहा है 2t, मतलब kx0 इक्वल्स टू 2mg, so जो एक्सटेंशन आया वो क्या आ गया अपना 2mg by k, दिस इज द एक्सटेंशन इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, राइट। खैर अपने को इससे मतलब है, रिलेशन से मतलब है, फोर्स रिलेशन से। नाउ फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन आई डिस्प्लेस दिस बॉडी बाय x डाउनवर्ड। अगर मैं अभी इसको x नीचे लेकर के आ गया और अब अगर मैं FBD बनाऊं तो नीचे की तरफ लग रहा है mg, सपोज ऊपर की तरफ लग रहा होगा t डैश, तो जो f नेट लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, देखो f नेट लिखेंगे नीचे की तरफ आया mg और ऊपर लग रहा है t डैश। फिर से वही काम करेंगे कि यहाँ t डैश, यहाँ पे दोनों जगह लग रहा होगा t डैश, तो ऊपर की तरफ कितना लग रहा होगा 2t डैश, तो ऊपर की तरफ जो लग रहा है 2t डैश, दिस शुड बी इक्वल टू द स्प्रिंग में जो फोर्स जनरेट हुआ, स्प्रिंग में कितना फोर्स जनरेट हुआ वो हमको लिखना है। तो पहले से एक्सटेंशन x0 था स्प्रिंग में, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ही इतना एक्सटेंशन था x0, और फर्दर हमने इक्विलिब्रियम पोजीशन से x जो डिस्प्लेस किया तो स्प्रिंग में और कुछ एक्सटेंशन आया होगा। हमने यहां से जब डिस्प्लेस किया x तो स्प्रिंग में कुछ और एक्सटेंशन आया होगा, वो कितना आया निकालना है। ध्यान से देखो, ये कंस्ट्रेंट रिलेशन का क्वेश्चन है। सपोज इस चीज को अगर डिस्प्लेस किया जाए x, तो ये कितना नीचे आएगा वो पता करना है। तो हम ये इमेजिन करते हैं कि अगर मैं इस चीज को पुली को अगर मैं नीचे लाऊं x, इसको हटाओ, पुली को अगर मैं नीचे लेकर के आऊं x, तो स्ट्रिंग्स कितना ढीला होगा। अगर मैं पुली को x नीचे लेकर के आ जाऊं तो ये स्ट्रिंग्स कितना ढीला हो जाएगा, ये वाला कितना ढीला हो जाएगा 2x, ये तो समझ में आ रहा होगा आपको। पुली को नीचे लाऊंगा तो 2x ढीला होगा, x नीचे लाया मैंने पुली को तो स्ट्रिंग 2x ढीला हुआ, इसको कितना चलना पड़ेगा टाइट रहने के लिए 2x, यही रिलेशन है। तो रिलेशन क्या आया कि अगर ये x चलेगा, ये नीचे अगर x आएगा तो इसको 2x जाना पड़ेगा। ठीक है, मैंने यहां माना कि ये x गया नीचे, तो ये कितना नीचे आएगा x/2, क्योंकि ये जो आ रहा है इसका हाफ आ रहा है, 2x है तो ये x था, ये x आएगा तो ये x/2, तो यहाँ पे स्प्रिंग का जो एक्सटेंशन होगा वो x0 पहले से था, और इसको आप अगर x लाओगे तो ये x0 ये x/2 नीचे आएगा एक्स्ट्रा। कंस्ट्रेंट रिलेशन बेसिकली एनएलएम का ही पार्ट है। तो एसएचएम में कंस्ट्रेंट्स आएंगे अभी काफी सारे क्वेश्चन में, तो जो पहले जो पढ़ा था बिल्कुल वही है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं, कोई नया चीज नहीं आएगा, तो दिमाग लगाना हो जाएगा सब। 2t डैश इक्वल्स टू, ठीक। अब यहाँ पे मेरे को एफ नेट के रिलेशन फटाफट चेंज करते हैं। देखो एफ नेट क्या आ रहा है यहाँ पे, mg माइनस टी डैश के बदले क्या लिखे हम लोग kx0/2 माइनस kx/2 है तो वो kx/4 हो जाएगा, है ना। अपने को टी डैश चाहिए ना, तो kx/4, तो ठीक है। अब mg माइनस kx0/2 कितना है, देखो mg इक्वल्स टू kx0/2 है, तो ये और ये कट जाएगा, एफ नेट क्या आ गया माइनस kx/4, सही आ रहा है। एफ नेट इक्वल्स टू माइनस kx/4 का मतलब क्या है कि जिधर हमने x डिस्प्लेस किया F उसके उल्टा लगेगा नेट फोर्स, क्यों, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है ना, इक्विलिब्रियम पोजीशन से नीचे लेकर के आएंगे तो पार्टिकल को ऊपर खींचेगा वापस, और ये लॉजिकल है, आप फिजिकली भी समझो। अगर मैं इस m को पकड़ के, ये तो ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, थोड़ा डोलते डोलते इक्विलिब्रियम पोजीशन में पहुंचा है, यहां से थोड़ा नीचे खींचूंगा तो ज्यादा एक्सटेंशन हो गया, छोड़ दूंगा तो ऊपर भागेगा, ऐसे करेगा, दिस इज एसएचएम। एंड व्हाट द टाइम पीरियड, t इक्वल्स टू 2 पाई रूट अंडर मास ऑफ द बॉडी इज m दिया हुआ है, एंड व्हाट इज k, k/4, k equivalent is k/4 in this case, so this is the time period of this system। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6, इसी टाइप का मैं दो क्वेश्चन दूंगा, आप खुद से ट्राई कर सकते हैं करने का। एक क्वेश्चन तो वो करा दिया, एक क्वेश्चन ये, ठीक है, एक ही और क्वेश्चन बचा है ये वाला। Say this is mass m hanging over here and it is like this, find the time period of this system, this is k and this is m which is hanging, you have to find the time period of this system, try कीजिए फिर देखिएगा।
सबसे पहले अपने को इक्विलिब्रियम का कंडीशन चाहिए। अब मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं, ये सपोज इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन ही है, तो नीचे की तरफ कितना लग रहा है mg, ऊपर की तरफ लग रहा होगा t, तो यहां पे लग रहा होगा t/2, यहां लग रहा होगा t/2, तो mg इक्वल्स टू t, पहला रिलेशन। यहां पे आया कितना, देख t/2, यहां पे भी आएगा t/2, समझ में आ रहा होगा। दिस t/2 शुड बी इक्वल टू kx नॉट। क्यों? क्योंकि जो स्प्रिंग फोर्स जो है kx नॉट, दैट शुड बी इक्वल टू दिस टेंशन है, एक ही तो वायर है, so therefore t/2 इक्वल्स टू kx नॉट। तो जो रिलेशन आ गया बेसिकली वो क्या आया, mg इक्वल्स टू t, t का वैल्यू देख 2kx नॉट, पहला रिलेशन आ गया मेरा फ्रॉम द मीन पोजीशन। हर बार मैं बार बार कह रहा हूं आपको, हर बार एसएचएम में क्या करना है आपको, सबसे पहले इक्विलिब्रियम पॉइंट चेक करना है, पहला इक्वेशन आपको वहीं से मिलेगा। अब बिना इक्विलिब्रियम पोजीशन को पहचाने एसएचएम में आगे बढ़ना ही नहीं, कभी हमेशा फंसेंगे गारंटीड। कैसा भी फिगर देखे, कुछ भी दिमाग में कुछ भी नहीं सोचना आपको, सबसे पहले यू हैव टू फाइंड द इक्विलिब्रियम पोजीशन, उसके अराउंड ही वो एसएचएम करता है। देयरफॉर दिस आर प्राइम ड्यूटी टू फाइंड द, फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई द मीन पोजीशन। और मीन पोजीशन से रिलेशन आया है यहाँ पे बेसिकली mg इक्वल्स टू 2kx नॉट, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम पोजीशन से मेरे को नीचे घसकाना है कितना, से x। अब देखो अगर मैं इसको x नीचे खींचूंगा, ठीक है, तो मैं कहता हूं कि मान लो टेंशन t से t डैश हो गया और ये t'/2 हो गया, ठीक है, नीचे खींचा। नेट फोर्स कितना लिखेंगे जब नीचे लेकर के आएंगे, तो यहां जब एफबीडी बनाएंगे हम, इसका नीचे लग रहा होगा mg और ऊपर लग रहा होगा t डैश। सो नेट फोर्स क्या लिखेंगे, नीचे लग रहा होगा mg और ऊपर लग रहा होगा t डैश, पहला रिलेशन। यहां पे t डैश, तो यहां पे t'/2, ओके। Now this t'/2 should be equal to the spring force and that is k x naught plus, अगर हम इसको x खींचे, देख पहले से इसमें x naught का एक्सटेंशन था, अब परेशान पहले से x naught से एक्सटेंशन था, जब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रखा हुआ है तो पहले से x naught एक्सटेंशन था, यहां से हमने x खींचा जबरदस्ती इस मास को नीचे पकड़ के, इसमें कुछ एक्सटेंशन आएगा कि नहीं आएगा, गारंटी आएगा। यहां से हमने अगर x नीचे खींचा तो इसमें कितना एक्सटेंशन आएगा वही पता करना है, क्योंकि वहां वही लिखेंगे। यहां तो t'/2 हो गया एंड दैट इज इक्वल्स टू k, स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, k इंटू टोटल एक्सटेंशन। टोटल एक्सटेंशन मतलब पहले से x नॉट है और कुछ एक्स्ट्रा आएगा, वो कितना आएगा देखना है। तो मान ले x नीचे लेकर के आए, अब कंस्ट्रेंट से सोचो, थोड़ा सा कंस्ट्रेंट सोचिए यहां पे। देखो अगर मैं इसको x नीचे खींचूं तो ये पोर्शन कितना टाइट होगा, टाइट होगा, ये तो ऑब्वियस बात है। इसको अगर मैं नीचे खींचूंगा x से, तो ये कितना टाइट होगा दोनों साइड से, 2x, है कि नहीं। अगर नीचे ये ऐसे आ गया तो ये x और ये x टाइट होगा इतना, ठीक है। ये कौन देगा, देख ये पोर्शन इज स्ट्रिंग, स्ट्रिंग तो इनएक्सटेंसिबल होता है, ध्यान समझना जो कह रहा हूं। मैंने इसको नीचे x किया तो जो टोटल एक्सटेंशन आया वो आया 2x, दिस इज द टोटल एक्सटेंशन। नाउ ये टोटल एक्सटेंशन कहां से आएगा, यहां तो स्ट्रिंग बंधा हुआ है और यहां पे स्प्रिंग है, एक्सटेंशन कौन देगा, स्ट्रिंग देगा कि स्प्रिंग देगा, स्ट्रिंग तो इनएक्सटेंसिबल है। ये पूरा का पूरा 2x एक्सटेंशन हु विल बियर, द स्प्रिंग हैज टू गिव दैट एक्सटेंशन, स्ट्रिंग कैन नॉट गिव दिस एक्सटेंशन। सो अगर हम इसको x नीचे करेंगे तो पूरा का पूरा एक्सटेंशन स्प्रिंग में जाएगा ऑफ 2x by using constraint. Therefore this t'/2 should be equal to k x naught plus 2x. इसको x नीचे खींचो तो 2x खींच जाएगा, और वो t, ये t तो ये t'/2, that should be equal to the spring force. अब इन लोगों को इक्वेट करेंगे फटाक से, तो t डैश इज इस मच, वहां पे लिख देते हैं हम f net equals to mg माइनस t डैश के बदले क्या लिख दें, 2kx नॉट माइनस 4kx, सही है, दिस इज 4kx, ठीक है। mg और 2kx नॉट से कट जाएगा, तो जो रिलेशन आ गया f net इक्वल्स टू दिस मच। ध्यान से देखो k इक्विवेलेंट कितना है 4k, सो टाइम पीरियड क्या आएगा 2 पाई रूट अंडर m बाई k इक्विवेलेंट, दैट इज 4k, दिस इज द आंसर, ठीक है। सो ये सारा कुछ कुछ कंस्ट्रेंट से रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चंस था। अब अभी तक हमने जो भी चीज पढ़ा है ये सारा सिंगल ब्लॉक्स के लिए पढ़ा है, और आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि कंस्ट्रेंट यूज कर सकते हैं, ये आपको समझ में आना चाहिए क्वेश्चंस में। और ये भी समझना कि स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल होता है, इन सर्टेन केसेस द स्प्रिंग में हैव टू बियर ऑल द एक्सटेंशन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू लर्न। नाउ अभी तक हमने जो भी पढ़ा दैट वाज फॉर सिंगल ब्लॉक, नाउ लेट अस टेक मल्टीपल ब्लॉक्स। ये कौन सा क्वेश्चन नंबर था, 1 2 3 4 5 6, प्रोबेबली दिस इज 7th, ओके। ढंग से देखना, ये वाला क्वेश्चन मैं कर दूंगा, आप लोग देखो और एक बार सीख लो ये वाला। This is spring, this is a mass m, this is a pulley,
This is a mass m that is hanging. This is fixed. You have to find the time period of this system. This is also fixed. This is also fixed. You have to find the time period of this system. ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूं आपको क्वेश्चन देके डरने का जरूरत नहीं. आप पहले क्वेश्चन में क्या आइडेंटिफाई करना है. आपको क्या बोला? फाइंड द टाइम पीरियड. फाइंड द टाइम पीरियड बोला है. क्या करना है सबसे पहले? सबसे पहला स्टेप क्या होता है बोलो? मीन पोजीशन आइडेंटिफाई करना होता है. तो हम बोलते हैं कि सपोज ये मीन पोजीशन पे है. मीन पोजीशन पे तो उसका इक्वेशन लिखो. यहाँ पे टेंशन टी, यहाँ पे टेंशन टी, एक ही स्ट्रिंग है देख, टी टी, यहाँ पे टेंशन टी, तो यहाँ पे टेंशन 2t. ठीक है, यहाँ पे टेंशन कितना? 2t. अच्छा एक बात बताओ, ये एसएचएम करेगा कि नहीं करेगा? इसको मैं अगर सबसे पहले तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ऐसे करके हिलते 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 फाइनली रेस्ट पे आया. दिस इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन. पिछले भी सारे केसेस आपको फील आना चाहिए कि वो इक्विलिब्रियम पोजीशन है एंड दे विल डू एसएचएम, ऐसा फीलिंग आना चाहिए. इन दिस केस ऑल्सो अगर मैं थोड़ा सा, अभी ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, यहां से थोड़ा सा नीचे डिस्प्लेस करूंगा तो स्प्रिंग में थोड़ा खिंचाव आएगा. ये ब्लॉक कैसे, ये ब्लॉक इधर जाएगा, इधर, और ये ब्लॉक नीचे. पर इक्विलिब्रियम पोजीशन तो यही था. इसका मतलब आप थोड़ा सा नीचे करोगे तो वापस आएगा ऐसे करके. दे विल डू एसएचएम. इसका टाइम पीरियड बताना है आपको. कैसे बताएंगे? सिंपल, अगेन स्टेप्स, आंख बंद करके स्टेप्स फॉलो करो बस. इक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्या लिखेंगे? mg इक्वल्स टू टी. ठीक है, मेरे को स्प्रिंग के एक्सटेंशन में रिलेशन चाहिए होता है. आपने पिछले जितने भी क्वेश्चंस देखे होंगे, टी लिखते थे और फिर टी इक्वल्स टू स्प्रिंग का एक इक्वेशन लिखते थे, स्प्रिंग का एक एक्सप्रेशन लिखते थे. वो कैसे मिलेगा? तो ये mg इक्वल्स टू टी यहां से मिला, 2t. अब ये भी इक्विलिब्रियम पे है तो 2t इक्वल्स टू के एक्स नॉट. मान लो एक्स नॉट यहाँ पे एक्सटेंशन है और ये k है. mg इक्वल्स टू टी और यहाँ पे क्या लिख देंगे? 2t इक्वल्स टू के एक्स नॉट. 2t इक्वल्स टू के एक्स नॉट. mg इक्वल्स टू क्या आ गया? t के बदले के एक्स नॉट बाई 2. पहला रिलेशन आ गया, सिंपल. ठीक, स्टेप 1 खत्म हुआ अपना. अब स्टेप 2 क्या होता है? स्टेप 2 सिंपल है. स्टेप 2 क्या? उसको x नीचे घसकाओ. लेट अस से कि इसको हम x नीचे घसकाए, थोड़ा बड़ा लेते हैं, चलो. लेट अस से कि इसको x हम नीचे घसकाए. जब इसको x नीचे लाएंगे, अब थोड़ा ध्यान से देखो. अब ये वो ऑर्थोडॉक्स वे में नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ 2 ब्लॉक है. जब भी 2 ब्लॉक रहता है तो F इक्वल्स टू ma वाला रिलेशन लिखते हैं हम. अब ध्यान से कंसेप्चुअली सुनो बस. इसको अगर मैं x नीचे लाऊंगा तो नेट फोर्स किधर लगेगा? इस पे नेट फोर्स लगेगा किधर, वो पूछ रहा हूं. ऊपर की तरफ लगेगा नेट फोर्स. इक्विलिब्रियम पोजीशन से नीचे लाए तो नेट फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, ऐसे करेगा. तो नेट फोर्स इस पे ऊपर की तरफ लगेगा, राइट. ध्यान रखना, मैंने x नीचे की तरफ हिलाया है और फोर्स का एक्सप्रेशन ऊपर की तरफ लिखूंगा. तो a और x में जो रिलेशन आएगा वो पॉजिटिव आएगा. एसएचएम का 2 क्राइटेरिया है. एक तो f इक्वल्स टू माइनस के एक्स इज द रिलेशन. a इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स भी अगर आ गया, दैट विल फॉलो एसएचएम ओनली. क्योंकि f क्या है? f इज इक्वल टू एम ए. a इक्वल्स टू m को नीचे लाते हैं तो माइनस के बाई एम होता है, दैट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स ओनली. सेम थिंग, दोनों एक ही बात है. तो ऐसे केसेस में f इक्वल्स टू माइनस के एक्स हम नहीं ला पाते हैं. हम क्या लाते हैं? a इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर के फॉर्मेट में. देख कैसे करेंगे. ऊपर की तरफ नेट फोर्स लगेगा x नीचे लाने पे. उस समय मान लो जब यहां पे आ चुका है तो टेंशन मान लो t डैश है, तो यहां पे टेंशन t डैश 2t डैश. ठीक है, नेट फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा कितना? t डैश माइनस mg इक्वल्स टू ma. ठीक है, इसका मैंने एनएलएम का इक्वेशन लिखा. अरे एनएलएम दिख रहा ना, सिंपल सा. तो एनएलएम ही है ना. आपको, आप एसएचएम भूल जाओ ना. आप तो देखो ये तो एनएलएम टाइप का है. नीचे अगर लेके नेट फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा कितना? t डैश माइनस mg इक्वल्स टू ma. अच्छा, इस ब्लॉक पे अगर बात करें तो इस ब्लॉक के लिए क्या लिखेंगे? नेट फोर्स किधर लगेगा? मीन पोजीशन से उधर गया है, नेट फोर्स किधर लगेगा? पीछे. कितना लगेगा? वो देखना पड़ेगा कितना लगेगा आपको. नेट फोर्स तो पहले पीछे की तरफ लगेगा. वो कितना लगेगा देखो, k इंटू एक्स नॉट प्लस कितना एक्सटेंशन आएगा वो देखो. सपोज आप इमेजिन करो ये जो पुली है, ये इसको मैंने x खींचा तो पता करना पड़ेगा कि ये कितना मूव करेगा, क्योंकि आपको दिख रहा होगा यहाँ भी कंस्ट्रेंट है. डायरेक्ट अगर इसको x खींचेंगे तो ये x नहीं आएगा, और पुली भी, ये मतलब स्प्रिंग भी डायरेक्ट x नहीं आएगा. इसको अगर आप x खींचोगे नीचे तो ये x बाई 2 आएगा. ये समझ में आ रहा है? क्योंकि अगर x आता है इधर तो 2x ढीला हो जा रहा है. इसको टाइट करने के लिए 2x नीचे आना पड़ेगा. तो ये 2x होगा तो ये x होगा. ये x है तो इसको 2x आना पड़ रहा है ना, मतलब ये हाफ है इसका. तो ये x आएगा तो ये x बाई 2 ही चलेगा. x बाई 2 चलेगा तो बेसिकली x ढीला हुआ, x टाइट कर रहा है. ये x बाई 2 आया.
पुली x/2 आएगा तो ये x/2 चलेगा, तो ये भी x/2 एक्सटेंशन होगा x/2, क्योंकि उसका x चला है, x/2 एक्सटेंशन हुआ। ठीक है, नेट फोर्स पीछे की तरफ k x0 प्लस x/2 माइनस 2t डैश इक्वल्स टू मास इनटू इसका एक्सेलरेशन भी a/2 हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो कंस्टेंट रिलेशन है वो क्या है कि ये x चलेगा तो ये 2x चलेगा, मतलब इसका एक्सेलरेशन a होगा तो 2a होगा। मतलब हर केस में इसका एक्सेलरेशन इसका हाफ होगा, तो इसका अगर a पकड़ रहे हैं तो इसका a/2 पकड़ेंगे बस। अब इसको फटाफट सॉल्व कर लेना है, तो देखो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, अपने को t डैश से मतलब नहीं है, दोनों को ऐड कर दो, kx0 प्लस kx/2 माइनस 2mg इक्वल्स टू 5ma/2 है ना, 4ma प्लस 5ma/2। अच्छा कुछ कट रहा है क्या, mg इक्वल्स टू kx0/2, मतलब 2mg इक्वल टू kx0, देखिए ये कट गया, और यहां से जो रिलेशन आया वो क्या आया, a इक्वल्स टू k/5mx, k/5mx। हाँ, ये इस टाइप का रिलेशन में आया है -ω²x। अब माइनस क्यों नहीं आया, क्योंकि मैंने पहले ही समझाया था आपको, x तो इधर लिए हैं, एक्सेलरेशन किधर आ रहा है, ऊपर की तरफ, तो वो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि अपना एक वेक्टोरियली माइनस आएगा, इट इज परफेक्टली ऑल राइट, ठीक है ना, सो नो प्रॉब्लम। अपना ω² का वैल्यू कितना आया है, ये a इक्वल टू ओमेगा माइनस ω²x में ओमेगा इतना आया है, टाइम पीरियड कितना होता है 2π/ω, ये फॉर्मेट में लिख लेंगे, तो ये 2π/ω कितना है रे, k/5m, 5m ऊपर k नीचे, ये आंसर। ठीक है, ऐसा मैं कुछ कुछ और क्वेश्चंस देता हूं, देखो अब ये तो मल्टीपल ब्लॉक्स वाला एक क्वेश्चन हो गया, मैं आपको एक मल्टीपल पुली वाला क्वेश्चन दिखाता हूं। देखो यहां एक लगा लेते हैं, यहां एक लगा लेते हैं, दिस एंगल इज से 45 डिग्रीज, इसका मास है m, इसका k, इसका भी स्प्रिंग कांस्टेंट k, यहाँ पे फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ दिस सिस्टम। स्मूथ सरफेस, सरफेस नेचुरली हैज टू बी स्मूथ, वरना तो डैम्पिंग हो जाएगा। स्मूथ सरफेस है, एक बार देख लेने दो, या सरफेस इज स्मूथ, इसका क्या मतलब है, आपको पहले समझ में आना चाहिए, दिस इज आल्सो से 45 डिग्री, आपको पहले तो ये समझ में आना, इसका खैर देखते हैं इसका 45 डिग्री कोई सिग्निफिकेंस है कि नहीं, होगा तो मैं पहले से दे दिया डेटा, वरना गड़बड़ होगा बाद में। सबसे पहले समझो ये एसएचएम करेगा ना इसकी तरफ, ये भी एसएचएम करेगा, इधर घसकाएंगे तो पीछे आएगा, ऐसे करेगा, ग्राउंड पे रहेगा, ग्राउंड से उठेगा नहीं। कैसे करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप, मीन पोजीशन ढूंढो। इसका मीन पोजीशन पे तो ऑलरेडी रखा हुआ है, कोई टेंशन का बात नहीं है, मीन पोजीशन पे ऑलरेडी रखा हुआ है, इधर उधर छेड़खानी नहीं करना है। मीन पोजीशन से थोड़ा सा हिलाते हैं, से एक्स, से मीन पोजीशन से इधर हिलाते हैं एक्स, ठीक है, थोड़ा सा हम क्या करते हैं, मीन पोजीशन से हिलाते हैं एक्स और देखते हैं उसका एफबीडी। ध्यान से देखो, अगर हम इसको एक्स इधर हिलाएंगे तो ये जो स्प्रिंग है ये किधर फोर्स लगाएगा, इधर कितना फोर्स लगाएगा, के एक्स। हम सिर्फ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को कंसीडर करेंगे, क्योंकि एसएचएम तो हॉरिजॉन्टली कर रहा है ना, वर्टिकल फोर्सेस से हमको मतलब नहीं है, तो हम सारा फोर्सेस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाला ही बनाऊंगा। तो एक तो के एक्स इधर लगा देगा ये, ठीक है, और ये क्या करेगा, ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये दिया होना चाहिए कि x इज स्मॉल, ये क्वेश्चन में दिया होना चाहिए, फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दिस विल डू एसएचएम, ये क्वेश्चन दिया होगा आपको, दिस विल डू एसएचएम फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स ओनली, ठीक है, सो x इज स्मॉल। अब अगर x छोटा है तो ये पॉइंट में देखो, ये पॉइंट किधर भागेगा, इधर, उसका मैं फोटो थोड़ा ध्यान से समझा रहा हूं आपको, देखो उधर ब्लॉक को घसकाया x, तो ये पॉइंट इधर आया x से, ये पॉइंट इधर आ गया कितना से, x से। नाउ स्प्रिंग जो फोर्स लगाता है ना, वो लगाता है अगर एक्सटेंशन उसके अलोंग आए, तो स्प्रिंग के अलोंग जो एक्सटेंशन आएगा वो विल हेल्प इन गिविंग द स्प्रिंग फोर्स, क्योंकि स्प्रिंग खींचता है तो अलोंग खींचता ना, अपने लेंथ के अलोंग खींचेगा, तो उसके लेंथ के अलोंग जो एक्सटेंशन आया वो कंसिडर करना है आपको, इसके अलोंग कितना एक्सटेंशन आएगा। देखो ये वाला एंगल आपको दिया हुआ है 45 डिग्री, so this angle is 45 degree, so what is the extension along the spring, not x, it is x का ये वाला component, that is x by root 2, this is extension along the length of the spring, x by root 2। so अब अगर इसको खींचा जाए इस तरफ, तो बॉडी पे फोर्स किधर लगाएगा, उस डायरेक्शन में, तो ध्यान देना, स्प्रिंग अगर खींचा इस तरफ x by root 2 से, तो फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में,
के एक्स बाई रूट टू, ऐसा के एक्स बाई रूट टू का फोर्स लगाएगा और कोई फोर्स नहीं लगाएगा स्प्रिंग। अलोंग द जो लेंथ खिंचाता है उसी के अलोंग बस फोर्स लगाएगा ऐसे करके। इस डायरेक्शन में जो एक्सटेंशन आया ना इसका, सॉरी, इसका एक और कंपोनेंट होगा ये वाला, ये भी होगा x बाई रूट टू, है ना, ये x ये वाला रूट टू और ये x साइन 40 है x बाई रूट टू, ये दो कंपोनेंट है इस x का, वन इज अलोंग द स्प्रिंग और एक वन परपेंडिकुलर टू द स्प्रिंग। ये जो स्प्रिंग है इसके अलोंग कोई फोर्स नहीं लगा सकता ना, तो स्प्रिंग खींचता है या ढकेलता है, स्प्रिंग का काम है। अलोंग द स्प्रिंग वाला ही आपको एक्सटेंशन को कंसिडर करना है। सो दिस इज x बाई रूट टू। अब ये किसका FBD है, ब्लॉक का FBD है हॉरिजॉन्टल में, ठीक है। ये सारे फोर्सेस को हमको कंसिडर करने हैं, mg नहीं लेना है, mg नॉर्मल नहीं लेना, अपने को ये दो फोर्स लेने हैं। अब ध्यान से देखो, इसका आप नेट फोर्स निकाल सकते हो क्या, नेट फोर्स निकाल लो। ये एंगल कितना 45 डिग्री। सो नेट फोर्स इस तरफ देखो, हमने ढकेला था उधर, नेट फोर्स आ रहा है इधर, इस तरफ कितना नेट फोर्स आ रहा है, कितना आ रहा है, इसका ये वाला कंपोनेंट कितना होगा के एक्स बाई रूट टू कॉस 45, इसका ये कंपोनेंट भी होगा के एक्स बाई टू इस तरफ, तो के एक्स बाई टू और के एक्स 3kx by 2 इज द नेट फोर्स। और ये माइनस क्यों, अगर हम ये डायरेक्शन को पॉजिटिव ले, क्योंकि x इधर लिए हैं तो पॉजिटिव, फोर्स पीछे की तरफ आ रहा है, माइनस 3kx by 2। टाइम पीरियड कितना 2 पाई रूट अंडर m, मास m दिया हुआ है, बाई k का वैल्यू कितना है 3k by 2, तो 3k by 2 दिस इज द टाइम पीरियड। ठीक है, मल्टीपल स्प्रिंग्स वाला हो गया, मल्टीपल ब्लॉक्स हो गया। एक हम ले लेते हैं रोलिंग से, और उसके बाद मैं आपको एक और मेथड बताता हूं ये सारा टाइम पीरियड्स निकालने का, थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा। चलो देखो, रोटेशन से एक क्वेश्चन, ये कितना क्वेश्चन हो गया मैं भूल गया, पता नहीं, 6 7 8, probably 10th क्वेश्चन, आई डोंट रिमेंबर, लेट अस से दिस इज 10th क्वेश्चन। अब मैं आपको कहता हूं, सपोज यहां पे दिस इज अ डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस r, आपको दिया हुआ है F इज सफिशिएंट फॉर प्योर रोलिंग, यहां पे एक स्प्रिंग विथ अ स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ K इज अटैच्ड, और ये अपना सिस्टम दिया हुआ है सब कुछ, ठीक है। आप बताओ अगर इसको x, ये कभी एसएसएम कर सकता है क्या, पहले तो थोड़ा फील कर लो और फील करके बताओ। यहाँ पे K ऐसे करके है, डिस्क है, मास है में, रेडियस r रखा हुआ है रफ सरफेस के ऊपर में। इफ आई डिस्प्लेस दिस, कैन दिस डू एसएचएम और नॉट, कैसे करके डिस्प्लेस करेंगे, थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस, ये तो मीन पोजीशन है ऑलरेडी, फाइंड द टाइम पीरियड, क्वेश्चन है फाइंड द टाइम पीरियड। सो ये ऑलरेडी मीन पोजीशन है, थोड़ा सा घसकाएंगे, प्योर रोलिंग हो रहा है, ध्यान देना क्या हो रहा है, प्योर रोलिंग, थोड़ा सा इधर घसकाए तो क्या होगा, वापस ऐसा ऐसे करके आएगा। सो दिस विल डू एसएचएम सर्टेनली, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो ऑलरेडी मीन पोजीशन पे है तो वहां से अपना कोई रिलेशन आने वाला नहीं है, तो मीन पोजीशन से क्या करते हैं, इसको थोड़ा एक्स घसकाते हैं इस तरफ, थोड़ा सा एक्स घसकाते हैं इस तरफ से, फॉर एग्जांपल यहां से लेकर के हमने यहां पे लाया एक्स, तो जब एक्स इधर लाएंगे और इसका एफबीडी, अब मैं इसको मिटा रहा हूं, जब एक्स इधर लेके आया इसका एफबीडी बनाएंगे तो पीछे की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा रे, स्प्रिंग फोर्स लगेगा ना, के एक्स हॉरिजॉन्टल के अलॉन्ग ही सिर्फ वी आर कंसिडरिंग द फोर्सेस। अच्छा, और कौन सा फोर्स लगेगा, स्प्रिंग फोर्स डायरेक्ट लगेगा पीछे की तरफ, स्प्रिंग फोर्स लग रहा है पीछे की तरफ के एक्स, और कोई फोर्स लगेगा क्या, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन किधर लगेगा, आगे की पीछे, सोच के बोलना, फ्रिक्शन किधर लगेगा, इधर लगेगा फ्रिक्शन, किधर लगेगा, देखो के एक्स का प्रोपेंसिटी है टू घसीटना, इसको घसीटेगा इस तरफ, तो रोलिंग तो होना चाहिए ना, रोलिंग होने के लिए ऐसे रोल तो करना चाहिए, उसका टॉर्क कौन दे रहा है, टॉर्क तो कोई दे ही नहीं रहा है, तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा ताकि फ्रिक्शन एक टॉर्क दे ताकि घूमे, के एक्स तो घुमा नहीं रहा, के एक्स सिर्फ खींच रहा है पीछे, तो फ्रिक्शन टॉर्क देगा ऐसे करके रोल करने के लिए। तो जब एक्स खींचा तो नेट फोर्स क्या लिखा, उस तरफ खींचा हमने ना, तो नेट फोर्स लिखा F माइनस के एक्स, उस तरफ खींचा x तो नेट फोर्स लिखा F माइनस के एक्स। अच्छा, अब ये क्वेश्चन तो आ नहीं रहा मेरे को, F के बारे में कुछ पता होना चाहिए, आई वॉन्ट टू सी इफ दिस इज इन दिस फॉर्मेट, इस फॉर्मेट में आएगा कि नहीं आएगा वो पता करना है, तो F को x के टर्म्स में लिखना पड़ेगा अपने को। तो एक और चीज देखो, F को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं क्या, नेट टॉर्क इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा होता है, राइट। सो नेट टॉर्क कितना आएगा, फटाफट देखना, नेट टॉर्क आएगा एफ आर इक्वल्स टू I into alpha, and alpha is A by R because it is doing pure rolling.
एफ का वैल्यू क्या आ गया, ma/2। अब ध्यान दो, एफ का वैल्यू ma/2 आ रहा है, इसका क्या मतलब, ये फॉर्मेट में लिखने में सपोर्ट नहीं होगा अपने को, ये फॉर्मेट में लिखना में सपोर्टिव नहीं होगा, तो एफ नेट को क्या लिख लो, ma। एफ नेट को लिख लो मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, ऐसा लिख सकते हैं ना एफ नेट, तो एफ माइनस के एक्स आ गया, ओके। और एफ का वैल्यू है ma/2, तो वहां पे पुट कर देते हैं हम, ठीक है ना, हाँ ठीक ही लग रहा है, ठीक है। तो ma इक्वल्स टू एफ का वैल्यू कितना है, ma/2 माइनस के एक्स, सो ये कितना आ गया, ma/2 इक्वल्स टू माइनस के एक्स, दिस इंप्लाइज a का वैल्यू आ गया -2k/m इंटू एक्स। ए का वैल्यू आया है -2k/m इंटू एक्स। क्या ये माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के फॉर्मेट में है, बिल्कुल है, और ओमेगा का वैल्यू है √2k/m। टाइम पीरियड कितना आ गया, t इक्वल्स टू 2π/ओमेगा, ओमेगा का वैल्यू √2k/m, ये टाइम पीरियड ऑफ द सिस्टम। तो आपको बार बार कह रहा हूं क्या करना है, एफ नेट इक्वल्स टू लिख लो, एफ नेट। अब देखो प्रॉब्लम था यहाँ पे, इसको रिप्लेस करना था इन टर्म्स ऑफ एक्स, जो हो नहीं पा रहा है, एफ तो ए के टर्म्स में आ गया, तो इसको एफ को एम ए करके लिख लिया, एंड देन वी डिड द प्रोसेस। तो टाइम पीरियड आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो टाइम पीरियड ऑफ दिस सिस्टम भी आ गया, ये बता दिया, वो बता दिया, वो बता दिया। अब ध्यान से देखो, एक क्वेश्चन है, ठीक है, मैं ये क्वेश्चन नहीं बताता हूँ, मैं आपको काम का बात करता हूँ। देखो ये बताता हूँ, चलो ये क्वेश्चन बता देता हूँ, उसके बाद समझाता हूँ। इस प्रोसेस से हम लोग नहीं करेंगे अब। से एग्जांपल यहाँ पे, दिस इज अ डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस r, डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस r, एंड यहाँ पे एक ब्लॉक लटका हुआ है मास m का, ठीक है। डिस्क ऑफ मास m और रेडियस r, यहाँ पे एक ब्लॉक लटका दिया हम मास m का, और चूंकि डिस्क है, मास m रेडियस r दे दिया, आप समझ जाना यहाँ पे फ्रिक्शन नेचुरली है, मतलब दोनों से टेंशन अब अलग अलग रहेगा, और ये m है। बोला फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ दिस सिस्टम। अब अगर आप इसको करने जाएंगे तो बहुत लेंथी पड़ जाएगा, क्योंकि दोनों साइड यहाँ पे टेंशन आएगा T1, यहाँ पे टेंशन आएगा T2, इसका इक्विलिब्रियम का क्राइटेरिया लिखना पड़ेगा, वहां से डिस्प्लेस करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, अपने को लेंथी प्रोसेस पड़ेगा। तो ऐसा क्वेश्चंस करने का एक छोटा तरीका है, उसको हम कहते हैं, ये एक मेथड था जो हमने पढ़ा था, फोर्स मेथड। क्या पढ़ा है हमने अभी तक, फोर्स मेथड। दूसरा एक मेथड होता है, इसको कहते हैं एनर्जी मेथड। पहला मेथड था फोर्स मेथड, दूसरा मेथड है एनर्जी मेथड। ध्यान सुनो, एनर्जी मेथड क्या है, क्योंकि ये ज्यादा आसान है। फॉर दोज प्रॉब्लम्स वेयर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इज एप्लीकेबल, फॉर दोज प्रॉब्लम्स वेयर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इज एप्लीकेबल, वैसे क्वेश्चंस के लिए एनर्जी मेथड इज वेरी वेरी नाइस, क्योंकि एक स्टेप में आंसर आता है। कैसे, देखो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे जो मैंने आपको बताया था। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बताया था, ये m है और ये k है, ठीक है। स्टेप्स, फिर से मैं स्टेप्स लिख दे रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, स्टेप्स जानना जरूरी है अपने लिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। चलो ध्यान से देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल द स्टेप्स जो आपको ध्यान में रखना है वो ये है। अगेन पहला स्टेप है आइडेंटिफाई द मीन पोजीशन, आइडेंटिफाई द मीन पोजीशन। सेकंड, आइडेंटिफाई द मीन पोजीशन और राइट डाउन द टोटल एनर्जी, ध्यान से देखना, राइट डाउन द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम imagining a displacement of x from the mean position। सबसे पहले आइडेंटिफाई द मीन पोजीशन, मीन पोजीशन इस केस में यही हो गया। नाउ इमेजिन एंड राइट डाउन द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इमेजिनिंग अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ x फ्रॉम द मीन पोजीशन, x फ्रॉम द मीन पोजीशन। अगर ये x मीन पोजीशन से x डिस्प्लेस्ड है तो इस समय इसका एनर्जी कितना है वो लिखना है अपने को, ठीक है। तो सेकंड स्टेप है। तीसरा है डिफरेंशिएट बोथ द साइड्स एंड गेट द टाइम पीरियड, सिंपल। डिफरेंशिएट बोथ द साइड्स एंड गेट द टाइम पीरियड। चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं, स्टेप्स सब लोग मिटा दे रहा हूं। चलिए देखिए, सबसे पहले मीन पोजीशन तो यही है, तो टेंशन नहीं है, मीन पोजीशन से एक्स हिलाए हैं। इमेजिन करना है कि मीन पोजीशन पे तो मैक्स वेलोसिटी रहा होगा। ध्यान सुनना आप, मतलब एक दो एग्जांपल मैं कराऊंगा, उसके बाद सारे एग्जांपल आप खुद से कर सकते हैं। आपको इमेजिन करना है कि मीन पोजीशन में मैक्स वेलोसिटी रहा होगा, मान लो v0। यहाँ कुछ तो वेलोसिटी रहा ही होगा, मीन पोजीशन पे ही मैक्सिमम वेलोसिटी आता है हमेशा, कोई डाउट ही नहीं है उसमें। तो यहाँ पे सपोज वेलोसिटी रहा है v,
इस पोजीशन पे और एक्सटेंशन है x, व्हाट इज द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम? टोटल एनर्जी कितना है? हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। जनरल मैंने एक्सप्रेशन लिखा है, जब ये x पे है तो टोटल एनर्जी का जनरल एक्सप्रेशन लिखा है। अब तुम खुद सोचो कि क्या टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है? ये हम लोग कब लगाते हैं मैं बता दे रहा हूं, ये तब लगाना जब मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड, तो छोटा होगा, इसके कंपैरिजन में छोटा होगा ये वाला। जब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहता है तो ये मेथड मार लिया करो, नहीं रहता जब एक्सटर्नल फोर्सेस रहता है तो ये फोर्सेस ये कम मारेंगे। क्यों? दोनों पढ़ाया, मैं बताऊंगा आपको, अब टेंशन ना लें, पहले ये बता दो, पहले सीखो। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है बिल्कुल, तो क्या लिखे? हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, और कोई एनर्जी नहीं है ना, पोटेंशियल एनर्जी और कुछ है, काइनेटिक भी लिख लिया, पोटेंशियल भी लिख लिया। दिस शुड बी कांस्टेंट सी at any general x, half kx square is the potential, all potential energy that it has is half kx square, and all kinetic energy that it has is half mv square at this point of time. This is the energy of the system at this x, right? I differentiate this and this should be a constant, so I differentiate it. क्या आएगा देख, m by 2 v square का differentiation with respect to time, differentiation कर रहा हूं with respect to time, so m by 2 v square का differentiation 2v dv by dt, 2v dv by dt, चेन रूल पढ़ाया था ना, v स्क्वायर का v स्क्वायर का डिफरेंशिएशन d by dt और v स्क्वायर क्या होगा, पहले तो 2v और फिर dv by dt, so 2v और dv by dt प्लस k by 2 x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x into dx by dt, that is v, इसका डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है तो 0। ठीक है, अब ध्यान से देखो फटाफट, 2 कैंसिल हो गया, v और v कैंसिल हो गया, ये 2 और ये 2 भी 0 से हट जाएगा, a का वैल्यू क्या आ गया, इतना। क्या ये a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स का फॉर्मेट में है? आपका हमेशा यही फॉर्मेट आएगा, जब आप एनर्जी मेथड यूज करोगे आपका हमेशा ये फॉर्मेट आएगा, a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, f इक्वल्स टू माइनस के के फॉर्मेट में नहीं आएगा, दोनों बात बराबर ही है। ये आपको ये वाले फॉर्मेट में मिल गया, ओमेगा का वैल्यू आ गया रूट अंडर के बाई एम, टाइम पीरियड कितना होता है 2 पाई बाई ओमेगा, होता है कि नहीं, टाइम पीरियड 2 पाई बाई ओमेगा, तो 2 पाई बाई ओमेगा का वैल्यू कितना है, ये आंसर आ गया। देख, क्या ये वही आंसर है जो हमने पहले पढ़ा था? वही आंसर है। क्या ये थोड़ा छोटा है? छोटा है। अगर आपको थोड़ा प्रैक्टिस में आ जाए तो बड़े बड़े क्वेश्चंस में ये आराम से हो जाएगा, जहां पर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगा, यहाँ पे है तो काम किया है। सेकंड, मैं एक और आपको बस प्रैक्टिस के लिए, आप मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहो फटाफट। देखो, सपोज ऐसे करके लटका देते हैं, मास m, फाइंड द टाइम पीरियड, इसका हमको टाइम पीरियड बताना है। ध्यान समझो, ये वाला क्वेश्चन अगर कर लिया तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ जाएगा, फिर सारा क्वेश्चन आप खुद से भी कर सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन एक बार मैं बता देता हूं, फिर ये जो क्वेश्चन मैं लिखा ये भी मैं करा दूंगा, वो सारा क्वेश्चन मैं क्या कराऊंगा आप ही कर लोगे खुद से, पर देख लो एक बार। अभी जितना क्वेश्चन किया है सबको हम लोग एनर्जी मेथड से करेंगे, बहुत ही जल्दी से, 10 मिनट में खत्म करना है। देखो चलो, सबसे पहले क्या करना है, ये नेचुरल लेंथ है, सबसे पहले आइडेंटिफाई द मीन पोजीशन। मीन पोजीशन कितना है, mg बाई के पे तो ऑलरेडी गिरा हुआ रहेगा, आपको पता है ना, kx इक्वल्स टू mg कर देंगे तो ऑलरेडी इतना गिर चुका है, mg बाई ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। अब यहां से जब x नीचे होगा, यहां से जब x नीचे होगा तो यहां पे इसका एनर्जी लिखना है, एनर्जी रिलेशन लिखना है मेरे को। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है, क्या लिखेंगे, देखो यहां से जब x नीचे किया और इसको पोटेंशियल एनर्जी 0 मानते हुए, हमेशा मीन पोजीशन वाला को पोटेंशियल 0 मानते हुए लिखेंगे इक्वेशन। जब नीचे होगा तो यहाँ पे इसका कुछ वेलोसिटी रहा होगा, यहाँ तो मैक्स वेलोसिटी रहता है मीन पोजीशन पे, मीन पोजीशन पे तो मैक्स वेलोसिटी रहता है, नीचे कुछ वेलोसिटी रहा होगा, मान लो v, तो टोटल एनर्जी क्या लिखेंगे, देख टोटल काइनेटिक है हाफ mv स्क्वायर, और टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर नहीं होगा, एक्स नॉट प्लस एक्स का होल स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी होता है ऑफ स्प्रिंग वेयर एक्स इज टोटल एक्सटेंशन, तो टोटल एक्सटेंशन कितना होगा, ऑलरेडी एक्स नॉट है बेटा, नेचुरल लेंथ से ऑलरेडी एक्स नॉट है, तो एक्स नॉट प्लस एक्स इज द टोटल एक्सटेंशन, हाफ के एक्स नॉट प्लस एक्स का स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल नीचे गया ना मीन पोजीशन से, तो कितना होगा, माइनस एम जी एक्स, माइनस एम जी एक्स, दिस शुड बी इक्वल टू अ कांस्टेंट। आप लोग एग्री करते हैं इस बात से? दिस इज द टोटल एनर्जी जब ये नीचे आया, हाफ एम वी स्क्वायर हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस एम जी एक्स इक्वल्स टू कांस्टेंट। चलो देखो, m बाई 2 2v a प्लस k बाई 2, इसका k बाई 2 इसका डिफरेंशिएशन कैसे लिखेंगे देखना, 2x नॉट प्लस एक्स, और घुस के डिफरेंशिएशन करोगे तो सिर्फ
इसका डिफरेंशिएशन 0, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा v माइनस एम जी वी इक्वल्स टू 0। ठीक है, थोड़ा लंबा चौड़ा कैलकुलेशन है ये, और ये कट गया, एम वी ए प्लस के एक्स नॉट, अच्छा के एक्स नॉट वी प्लस के एक्स वी 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 वी, के एक्स नॉट और एम जी इक्वल है क्या? के एक्स नॉट और एम जी इक्वल है तो ये कट जाएगा, क्या आया? a इक्वल्स टू माइनस के एक्स बाई एम, अच्छा वही आ गया देखो, a इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स का फॉर्मेट में आ गया, t इक्वल्स टू 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा क्या हो जाएगा? रूट ये। आंसर आया? ठीक। तीसरा क्वेश्चन फटाफट देखो, मैं बस प्रैक्टिस करा दे रहा हूं आप लोग को ताकि आप लोग लटक ना जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है ऐसे क्वेश्चंस के लिए। तो मैं 3 क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं, वो जो स्पेशल क्वेश्चंस दिया था तुम लोगों को, ये वाला, ये जो एक फॉर्मेट, हाँ ये जो फॉर्मेट कराया था, ये सर आप खुद से ट्राई कर लेना एनर्जी मेथड से, आंसर सेम आना चाहिए। ये जो क्वेश्चन सब था, ये कंस्ट्रेंट का ध्यान रखना कि कंस्ट्रेंट रिलेशन के साथ आपको एक्सटेंशन लिखना है। जैसे यहाँ पे एक्सटेंशन लिखा था ना, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर रैंडम वाला, तो वो जब यहाँ पे एक्स पुट करेंगे, ये जब एक्स नीचे गया, इसे वाला मैं करके दिखा दूं क्या? ये अपना मेन पोजीशन पे है ऑलरेडी, मेन पोजीशन एक बार ट्राई करो, या एक चलो ये वाला मैं कर देता हूँ। ये मान लो एम जी इक्वल्स टू t, और यहाँ पे t by 2, दिस t by 2 शुड बी इक्वल टू व्हाट? के एक्स नॉट, t by 2 शुड बी इक्वल टू के एक्स नॉट, और यहाँ पे mg इज इक्वल्स टू t, तो t क्या आ गया? 2 के एक्स नॉट, तो t को मैं रिप्लेस कर दे रहा हूँ किससे? देखना 2 के एक्स नॉट से। ठीक है, ये पहला रिलेशन आ गया अपना। अब अगर मैं यहां से इसको x नीचे करूंगा, ऑफ कोर्स यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड रहेगा, जब यहाँ पे एसएचएम करेगा तो ये मीन पोजीशन है, यहाँ पे u इक्वल्स टू 0 पकड़ा, और यहाँ पे मैक्स स्पीड रहेगा, तो नीचे स्पीड मान लो v, एनर्जी लिखेंगे पूरे सिस्टम का, तो क्या लिखेंगे? हाफ एम वी स्क्वायर माइनस, पहले तो ये पूरा काइनेटिक एनर्जी हो गया, ठीक है। पोटेंशियल जब बात करेंगे तो लिखेंगे हाफ के एक्स नॉट प्लस, इसको एक्स करेंगे तो 2x एक्सटेंशन याद होगा, हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस एम जी एक्स इक्वल्स टू 0। इसको डिफरेंशिएट करना, आंसर आ जाएगा आपका। इसको डिफरेंशिएट करना, आंसर आ जाएगा। हो सकता है आप लोग को लेंदी लग रहा हो प्रोसेस, पर वैसा है नहीं, ये बिल्कुल भी हाँ, ऐसे जब कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस रहे तब एनर्जी मेथड काफी काम करता है, जब कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस रहे तब एनर्जी मेथड काफी काम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला जो क्वेश्चन मैं आपको कराया, यहां पे ऐसे करके ये लगा हुआ है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ऐसा। ऑफ कोर्स ये बहुत टफ क्वेश्चन है, पर ये क्वेश्चन भी कर लेंगे तो अपने को 100% कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि सबको समझ में आ रहा है, इसलिए मैंने करा दिया। देखो यहाँ पे k, यहाँ पे m और यहाँ पे m, ठीक है। पहला रिलेशन जो फोर्स से लिखा था वो क्या था? mg इक्वल्स टू t, और यहाँ पे 2t इक्वल्स टू के एक्स नॉट। सो अपना mg इक्वल्स टू क्या आ रहा है? के एक्स नॉट बाई 2। पहला रिलेशन आ जा रहा है, क्योंकि बाद में कैंसिल होता है। देखो ये जो रिलेशन है वो यहाँ पे कैंसिल करने में हेल्प करेगा। अच्छा, अब इसके बाद मैंने नीचे इसको x डिस्प्लेस किया, तो क्या इक्वेशन लिखेंगे? काइनेटिक एनर्जी का लिखेंगे हाफ एम वी स्क्वायर, इसका कितना रहेगा? v बाई 2, उसका काइनेटिक एनर्जी लिखे हाफ एम वी बाई 2 का होल स्क्वायर। स्प्रिंग का पोटेंशियल लिखेंगे हाफ के एक्स नॉट प्लस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस एम जी एक्स इक्वल्स टू 0। खत्म। थोड़ा प्रैक्टिस में आप तो बहुत फास्ट हो जाएगा, इसी को डिफरेंशिएट करेंगे तो भी जल्दी से आंसर आ जाएगा आपका। रादर देन राइटिंग वहां पे 2 इक्वेशन लिखना पड़ता, तो एक स्टेप में लिखो, इसको डिफरेंशिएट करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, और क्या क्या क्वेश्चन था? ट्रायंगल वाला भी क्वेश्चन खुद से कर लेना, वो मैं नहीं करा रहा, ये वाला करा रहा हूं। देखो ये जो क्वेश्चन था डिस्क वाला, और यहाँ पे फ्रिक्शन था, है ना। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है कि नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन है। वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन इन प्योर रोलिंग 0 होता है, पता है ना। वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन इन प्योर रोलिंग 0 होता है, तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है, तो लगा सकते हैं एनर्जी मेथड। ठीक है, तो जब मैंने इसको x डिस्प्लेस किया, सबसे पहले तो मीन पोजीशन यही है, ये तो क्लियर है अपने को, तो मैक्स स्पीड यही रहेगा, तो यहां पर भी कुछ स्पीड रहेगा, यहां पर भी कुछ तो स्पीड रहेगा। इसका ये डिस्क है, मास m है और रेडियस r। इसका आंसर मेरे को याद ही नहीं है क्या है, खैर जो भी था, यहाँ पे पकड़ लो k है, ठीक है, उधर जा रहा है। तो टोटल एनर्जी कितना है रे? जब x एक्सटेंशन होगा
तो टोटल एनर्जी कितना आराम से लिख सकते हैं, टोटल एनर्जी कितना होता है, हाफ एम वी स्क्वायर के प्लस वन, डिस्क है तो के प्लस वन मतलब हाफ प्लस वन, टोटल काइनेटिक एनर्जी लिख दिया हम डिस्क का, प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो, बस सिंपल। इसको डिफ्रेंशिएट कर लो, ये क्या है, इसको मैं लिख दे रहा हूं डायरेक्ट यहाँ पे 3/2, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3m/4 2v इंटू ए प्लस k/2 2x इंटू वी शुड बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, देखना ये v कट जाएगा, 2 कट गया, यहाँ पे ये आ रहा है, तो a का क्या आया वैल्यू, माइनस के एक्स इंटू माइनस के एक्स तो उधर गया, इंटू 2/3m, ये आ रहा है आंसर। मतलब ओमेगा स्क्वायर इक्विवेलेंट इतना है, दिस इज द इक्विवेलेंट ओमेगा। तो टाइम पीरियड, जो टाइम पीरियड आएगा, जो मेरा टाइम पीरियड आएगा वो कितना आएगा, देख 2π/ओमेगा कर लोगे ना आप लोग, वो मैं नहीं कर रहा, 2π/ओमेगा फटाक से कर लेना। ठीक है, अगर ये मेरे को आंसर याद नहीं है, शायद यही आंसर है, अगर आंसर मिसमैच हुआ होगा तो एक बार चेक कर लेना, सारा प्रोसेस सारा कंसेप्ट सब सही है, एक बार बस आप लोग कैलकुलेशन देख लेना। ठीक है, आंसर सब आ जाएगा, नहीं मैच किया तो देख लेंगे क्लास, टेंशन। तो ये सारा हो गया बेसिकली टाइम पीरियड निकालने वाला। तो जो मैंने क्वेश्चन दिया आपको ये वाला, ये जो क्वेश्चन था, यहाँ पे डिस्क था, इसका मास m है और रेडियस r है, यहाँ पर जाके क्या था, यहाँ पर सिर्फ एक स्प्रिंग था, ये k है, यहाँ पे एक मास m लटक रहा है, इसका मेरे को टाइम पीरियड बताना था। ठीक है, इसका भी मास m रेडियस r। ठीक है, तो सबसे पहले ये कौन से पोजीशन में, इक्विलिब्रियम पोजीशन में। अब एक चीज ध्यान से देखो, जब इक्विलिब्रियम पोजीशन में है तो इस पे नेट टॉर्क कितना है, डिस्क पे नेट टॉर्क कितना होना चाहिए, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में तो ये भी इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगा, रेस्ट पे रहेगा, ये भी रेस्ट पे, ये भी रेस्ट पे, दोनों साइड क्या टेंशन सेम रहेगा उस समय, दोनों साइड का टेंशन सेम रहेगा, ध्यान रखना, तभी तो नेट टॉर्क जीरो होगा। इस पे फोर्सेस क्या क्या लग रहा है, mg और टेंशन, तो टेंशन सेम रहना चाहिए एट इक्विलिब्रियम ओनली, सिर्फ इक्विलिब्रियम पे ये वैलिड है। तो यहां से रिलेशन आ रहा है t इक्वल्स टू mg और यहां से t इक्वल्स टू kx नॉट, तो जो इक्विलिब्रियम पोजीशन का रिलेशन आया है mg इक्वल्स टू kx नॉट। अब इसको नीचे हिला लो x से, अब मान लो यहाँ पे स्पीड v है, एनर्जी फटाक से लिख देते हैं, क्या लिखेंगे देख, इसका एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, यहाँ पे स्लिपिंग नहीं हो रहा तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, आई का वैल्यू एम आर स्क्वायर बाई 2, ओमेगा स्क्वायर होगा वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, टोटल काइनेटिक एनर्जी लिख लिए, और टोटल पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे तो हाफ, ये x आएगा तो ये x उठेगा, एक्सटेंशन होगा x का ही, तो हाफ के एक्स स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज होगा माइनस एम जी एक्स इक्वल टू जीरो, डिफरेंशिएट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, सिंपल। करके देख लेना, मैं कर देता हूँ, चलो और भी कई सारा क्वेश्चंस है, फिर भी मैं चलो कर दे रहा हूँ। इसको दोनों साइड को, ये इक्वल्स टू जीरो नहीं, इक्वल्स टू कांस्टेंट, दोनों साइड आप डिफरेंशिएट करो तो m/2 और v स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2v dv/dt इज a, ये होगा अपना m/4 और v स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2v dv/dt इज a प्लस k/2 2xv, देख हर साइड से v कट जा रहा है, शायद v कट जा रहा है ना, ma इधर आ गया, ma प्लस ma/2 कितना होता है रे, ma प्लस ma/2 इज 3ma/2, ओहो हो ओहो, यहाँ पे इसका एक्सटेंशन इज हाफ के एक्स नॉट प्लस एक्स का होल स्क्वायर, है ना, ये एक चीज आ गया, ये एक चीज आ गया, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है, तो ये क्या आएगा, इसका पूरा एक्सटेंशन लिखना पड़ेगा अपने को, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, नहीं इसको डिफरेंशिएट करना है ना, इसको डिफरेंशिएट करना है तो मैं यहीं कर देता हूँ अलग से, इसका डिफरेंशिएशन जो हो जाएगा वो क्या होगा, देखो k/2 2x नॉट प्लस एक्स, k/2 2x नॉट प्लस एक्स, और घुस के करेंगे तो v, और यहाँ पे माइनस एम जी वी इक्वल टू जीरो। ठीक है, यहाँ सबसे पहले तो हम लोग वी काट दिए थे और उसके नॉर्मल प्रोसेस कर रहे थे ना। ठीक है, अब यहाँ पे 3ma/2 आ गया, और यहाँ पे क्या आ रहा है, के एक्स नॉट प्लस के एक्स माइनस एम जी और के एक्स नॉट शायद इक्वल था,
हाँ तो के एक्स नॉट एन एम जी कट गया और यहां से आपका आंसर आ गया जो भी आना है। देखो ए इक्वल्स टू माइनस के इधर जाएगा 2k/3m इंटू एक्स, ये हो गया ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू। ठीक है, तो ये एनर्जी मेथड से बहुत आसान है। एक स्टेप में लिखो, डिफरेंशिएट करो और आंसर लाओ। देयरफॉर दिस मेथड इज यूजफुल व्हेन दैट मेथड फोर्स मेथड बिकम्स डिफिकल्ट। पर फोर्स मेथड भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो क्यों है वो हम लोग सीखेंगे अभी। जब मैं कुछ मिसलिनियस क्वेश्चंस कराऊंगा उस समय ये मेथड आप नहीं लगा सकते। एनर्जी मेथड, एनर्जी मेथड कब लगा सकते हैं, क्रिस्टल क्लियर आइडिया रखो। एनर्जी मेथड तब लगा सकते हैं जब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड रहे। कंजर्व नहीं रहे तो भी मार सकते हैं, तो भी मार सकते हैं, पर उतना हाई फाई कभी जिंदगी में नहीं पूछेगा, इतना जो बताया दैट इज सफिशिएंट। तो भी लगा सकते हैं हम, पर हमको लगाने में सुविधा कब होता है, बिना मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड, क्योंकि कंजर्वेशन का इक्वेशन लिखते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, एक स्टेप में आंसर आ जाता है। टफ प्रॉब्लम रहता है तो, इजी प्रॉब्लम हो तो फोर्स मेथड से ही करते हैं, क्योंकि फोर्स मेथड सारे ही सिचुएशंस में एप्लीकेबल है। अलग अलग चैप्टर्स में जब एसएचएम का बात करेंगे उस समय भी फोर्स मेथड एप्लीकेबल होगा। देयरफॉर दैट इज वेरी मच यूजफुल एंड वेरी मच वाइटल फॉर अस। इसलिए दोनों मेथड सिखाया है, दोनों मेथड इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो कुछ कुछ और क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर क्या था पता नहीं, क्वेश्चन नंबर 12 सपोज। चलो फटाफट देखो। मान लो ऐसे करके एक मास रखा हुआ है m, एक सेकेंड, ओके। ऐसे करके एक मास रखा हुआ है m और ऐसे करके बुलेट आया ऑफ मास m और घुस गया इसमें। बुलेट आया और घुस गया। फाइंड टाइम पीरियड, फाइंड एम्पलीट्यूड। चलो देख के बताओ टाइम पीरियड कितना होगा रे। टाइम पीरियड उतना ही रहेगा 2π√अंडर a। एक सेकेंड, क्वेश्चन पहले पूरा लिख देता हूं। फाइंड टाइम पीरियड, फाइंड एम्पलीट्यूड। आपको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। बुलेट आ रहा है m विद स्पीड ऑफ v नॉट ले लो, और इसमें आता है और घुस जाता है। बुलेट आएगा और घुस जाएगा, स्मूथ सरफेस है। जस्ट 1 सेकेंड। हरे कृष्णा। सो बुलेट यहां पे आएगा और चुपचाप घुस जाएगा अंदर में। सो आई हैव टू टेल द टाइम पीरियड। सो सर्टेनली अब एक बार ट्राई कर लेना और फिर देखना जो फाइनल मास हो जाएगा वो क्या हो जाएगा m, एंड दिस गोज इनसाइड, सो दिस बिकम्स m। सो देयरफॉर द टोटल मास बिकम्स m प्लस m। सो जो टाइम पीरियड आएगा वो चेंज नहीं होगा, वो कितना रहेगा 2π√m। m के बदले लिख देना है m प्लस m/k। टाइम पीरियड आ गया, तो टाइम पीरियड इज अनअफेक्टेड। अनदर थिंग दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ इज एम्पलीट्यूड। अच्छा, एम्पलीट्यूड के लिए इनिशियल कंडीशन इंपॉर्टेंट होता है। देख यहाँ पे बुलेट आया, यहाँ पे घुसा, एम्पलीट्यूड के लिए क्या करना पड़ेगा, एनर्जी कंजर्वेशन। कहां से कहां तक, घुसने के जस्ट बाद, जस्ट आफ्टर कोलिजन से लेके लास्ट तक। तो जस्ट आफ्टर घुसना के बाद आपको काइनेटिक एनर्जी निकालना है। सो काइनेटिक एनर्जी जस्ट घुसने के बाद आएगा हाफ m प्लस m इंटू वी स्क्वायर। हाफ घुसने के जस्ट आफ्टर, मान लो ये v जस्ट आफ्टर घुसना। सो दिस शुड बी द टोटल एनर्जी एंड दैट शुड बी इक्वल टू व्हाट, दैट शुड बी इक्वल टू व्हाट, हाफ k इंटू एम्पलीट्यूड का होल स्क्वायर, राइट। अब ये v जस्ट आफ्टर घुसना कैसे निकालेंगे, जस्ट आफ्टर कोलिजन हाउ विल यू फाइंड, जस्ट बिफोर कोलिजन एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन, मोमेंटम कंजर्वेशन, ये तो ऑलरेडी पढ़ा है। सो एम वी नॉट शुड बी इक्वल टू m प्लस m इंटू वी, वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन कितना आ गया, m v नॉट बाई m प्लस m। ठीक है, तो यहाँ पे v स्क्वायर के बदले क्या लिख दे हम लोग, m v नॉट का होल स्क्वायर बाई m प्लस m का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ जो भी आंसर है इसको काट लो आपस में, एंड आपका यहाँ से हाफ हाफ भी कट गया। सो फाइंड द एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का वैल्यू कितना आ गया, देख फटाक से, एम वी नॉट बाई m प्लस m के इसका एगो रूट अंडर। होपफुली कैलकुलेशन सही है। ठीक है, चलो एम्पलीट्यूड का वैल्यू आ गया। सो ये ध्यान देना। तो दिस वाज अ क्वेश्चन, हाँ टाइम पीरियड चेंज नहीं हुआ, ये भी इज इंपॉर्टेंट। नाउ द सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, वो ध्यान से समझो। आप एक बार ट्राई करो खुद से। ऐसे करके ऑलरेडी एक लटक रहा है, बुलेट प्रॉब्लम्स, इसका 2 बुलेट प्रॉब्लम्स करा दिया मैंने आपको। बुलेट प्रॉब्लम्स, कोलिजन प्रॉब्लम जो बोलो। यहाँ पे फिर से सपोज मास m लटका हुआ है और बुलेट आ रहा है। बुलेट का मास m v नॉट स्पीड से आ रहा है और घुसेगा इसमें, और इसका है k। बुलेट आ रहा है v नॉट स्पीड से, इसमें घुस जाएगा, और ये ऑलरेडी पहले से इक्विलिब्रियम पोजीशन में था, पहले से इक्विलिब्रियम पोजीशन में था। बुलेट आएगा, घुस जाएगा। आपको क्या करना है, फाइंड एम्पलीट्यूड, फाइंड द टाइम पीरियड। हम तो देखते ही बोल देते हैं टाइम पीरियड कितना होगा, सिंपल सा बात है 2π√अंडर m प्लस m/k, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। अच्छा एक और चीज देखो, यहाँ पे एम्पलीट्यूड बताने का एक और तरीका था, ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे काम आएगा।
यहाँ एम्पलीट्यूड बताने का एक और तरीका था, ये तो हमने एनर्जी कंजर्वेशन से किया, और इसको हम एसएचएम की मदद से भी एम्पलीट्यूड निकाल सकते हैं डायरेक्ट। देख कैसे, एनर्जी कंजर्वेशन से हमने एम्पलीट्यूड निकाला, राइट। हम ये क्या निकाला है, ये मतलब यहाँ पे यूज किया एनर्जी कंजर्वेशन यूजिंग एसएचएम आल्सो वी कैन सॉल्व। हाउ, कि मेरे को यहाँ पे स्पीड पता है, राइट, ये मीन पोजीशन है, ये तो क्लियर है। जब बुलेट घुस भी जाएगा तो ये सिस्टम हो गया ना, सिस्टम ऐसा हो गया, बुलेट घुसने के बाद सिस्टम ऐसा हो गया, पर मीन पोजीशन तो वही है ना जो पहले था, दैट इज नेचुरल लेंथ। मीन पोजीशन चेंज नहीं किया, मैक्सिमम स्पीड तो यहीं पे रहेगा, मैक्सिमम स्पीड ऑफ सिस्टम तो भी यहीं पे रहेगा। और वो कितना है मैक्सिमम स्पीड कितना है ये, पर हमने पढ़ा है, और बॉडी एसएचएम कर रहा है, अपने को पता है, ये तो आइडिया है। तो मैक्सिमम स्पीड क्या होता है, ओमेगा इंटू ए। मैक्सिमम स्पीड कितना, ओमेगा इंटू ए। मैक्सिमम स्पीड निकल गया अपना, कितना निकला, एमवी, तो फटाक से निकल जाएगा, मोमेंटम कंजर्वेशन से देख के ही बोल सकते हैं हम लोग, ये मैक्सिमम स्पीड आ गया। ओमेगा का वैल्यू कैसे निकालेंगे, अपने को पता है ओमेगा चेंज, ओमेगा तो वही है जो टाइम पीरियड अपने को पता होता है, चेंज नहीं किया। टाइम पीरियड तो फटाक से लिख सकते हैं ना, टी इक्वल्स टू 2 पाई इतना, टाइम पीरियड तो फटाक से लिख सकते हैं। तो ओमेगा का वैल्यू कितना है, टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई बाई ओमेगा, तो ओमेगा का वैल्यू है रूट अंडर के बाई इतना, रूट अंडर के बाई एम प्लस एम, यह ओमेगा का वैल्यू इनटू ए। एम्पलीट्यूड का वैल्यू वहां से भी निकल सकता है, देख लो आंसर आ रहा है क्या, एम्पलीट्यूड का वैल्यू आ जा रहा है, देख वही आंसर आ रहा है, वही आंसर है। तो एम्पलीट्यूड वैसे भी निकाल सकते हैं। ऐसे क्यों निकाला, क्योंकि कहीं कहीं ये आसान पड़ेगा आपको रादर देन यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन, कहीं कहीं एनर्जी कंजर्वेशन बिकम वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो ध्यान रखना, आप एसएचएम से भी ओमेगा का वो एम्पलीट्यूड का वैल्यू निकाल सकते हैं, दिस इज सेकंड मेथड, ठीक है। चलो फटाक से ये वाला देखते हैं अब हम लोग। वो वाले क्वेश्चन में आपको एक चीज ध्यान देना कि जब बुलेट आके घुस गया, टाइम पीरियड तो वही रहेगा, और मेरे को बताना क्या है अब, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड बताने से पहले सबसे पहले ये देखो कि मीन पोजीशन कहां है, क्योंकि मीन पोजीशन जब पता रहेगा तभी तो एम्पलीट्यूड बताएंगे। अरे मीन पोजीशन से ही तो मैक्सिमम डिस्टेंस को एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो मीन पोजीशन कहां पे है, यहां पे। मीन पोजीशन जब घुसेगा, ये जब आके घुस गया उसमें, तो मीन पोजीशन ही बदल गया। पहले एक सेकंड देख लो, चलो आराम से देखो, पहले मीन पोजीशन कितना था, ये तो ऑलरेडी इक्विलिब्रियम, अच्छा चलो ये नेचुरल लेंथ है, ठीक है। पहले मीन पोजीशन कितना था, पहले मीन पोजीशन था mg बाई के। आप लोग एग्री करते हैं, घुसने से पहले, क्योंकि ऑलरेडी m लटक रहा है ना, नेचुरल लेंथ से mg बाई के पे लटका हुआ है, ये ऑलरेडी mg बाई के पे लटक रहा है मीन पोजीशन से। अब घुसने के बाद मीन पोजीशन ही तो चेंज हो जाएगा, क्योंकि मास ही चेंज हो गया। घुसने के बाद बुलेट घुस गया तो मास ही हो गया m प्लस एम, तो मीन पोजीशन कितना हो जाएगा रे, मीन पोजीशन हो जाएगा, मीन पोजीशन हो जाएगा m प्लस एम जी, सॉरी क्या था, हाँ mg बाई के होता है ना, m प्लस एम जी बाई, ये नया मीन पोजीशन हो जाएगा। इक्विलिब्रियम पोजीशन ओल्ड, इक्विलिब्रियम पोजीशन न्यू। सबसे पहले तो ये समझो, कॉन्सेप्चुअली क्लियर रहो कि मीन, जो मीन पोजीशन है वो बदल गया सिस्टम का। आपसे पूछता न्यू मीन पोजीशन, तो ये मत लिख देना, ये होता पहला चीज। दूसरा चीज, ये डिस्टेंस कितना आएगा, mg बाई के, क्योंकि टोटल है इतना, ये है इतना, तो ये निकाल सकते हैं mg बाई के आएगा। अब आप एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं, कैसे, कि ये तो मीन पोजीशन है, आप अगर एनर्जी कंजर्वेशन निकाल के यहाँ पे एम्पलीट्यूड निकालेंगे तो बहुत लंबा जाएगा, ऐसा नहीं कि निकाल नहीं सकते, पर काफी लंबा जाएगा। आप मान लोगे कि यहां से यहां तक अपना एम्पलीट्यूड आया, और यहां पे जो इनिशियल एनर्जी है दैट शुड बी इक्वल टू यहाँ पे एनर्जी, एम्पलीट्यूड टू मैक्सिमम एनर्जी 0 हो जाता है, तो हाफ, मतलब बहुत लेंदी पड़ जाएगा। मैं आपको कभी कभी क्लास में लाइव पूछना, बता दूंगा आपको, बता दूं क्या, चलो देखो, एम्पलीट्यूड निकालने के लिए यहाँ पे इनिशियल एनर्जी कितना है बता सकते हैं क्या, क्योंकि जब मैक्सिमम होगा वहां पे, नहीं एक्चुअली बहुत लेंदी पड़ जाएगा, समझाना ही मुश्किल है, इट इज टफ फॉर मी टू एक्सप्लेन ऑल्सो, इट विल बिकम रियली कॉम्प्लेक्स। सो उस केस में आपको क्या करना है, क्योंकि इसके देखो, आप एनर्जी कंजर्वेशन से जो निकालोगे वैल्यू, वो आपका नेचुरल लेंथ से आएगा। जो फाइनली आप हाफ की एक्स स्क्वायर लिखोगे, फाइनल जो भी करोगे, आपका मतलब ये ध्यान रखना कि नेचुरल लेंथ से कुछ आए, उससे मतलब नहीं है हमको, इस लेंथ से चाहिए एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड तो इसके अबाउट होता है ना, इसीलिए झमेला इस क्वेश्चन में। सो एनर्जी कंजर्वेशन मारोगे तो भी एक लेंदी जाएगा, उसके बाद भी कंसेप्चुअली ध्यान रखना कि इस पोजीशन से मेरे को निकालना पड़ता है एम्पलीट्यूड, तो झमेला है बहुत।
तो उसको आसान करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, देख जस्ट आफ्टर कोलिजन स्पीड बता सकते हैं क्या? जस्ट आफ्टर कोलिजन स्पीड कितना हो जाएगा? वो तो सिंपल है, mv0/m+m, वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। तो मोमेंटम कंजर्वेशन mv0 = m+m × v, तो एनर्जी कंजर्वेशन से मिल गया। अब ध्यान से समझो, एक फॉर्मूला था v = √√a² - x², याद है? अब ध्यान से देखो, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। आप इमेजिन करो एसएचएम ऐसे करेगा, एसएचएम ऐसे कर रहा है, एक पर्टिकुलर x पे जो mg/k है, इस पर्टिकुलर x पे mg/k पे मेरे को क्या स्पीड पता है? एक पर्टिकुलर x पे मेरे को स्पीड पता है, मेरे को सिस्टम का ओमेगा तो पता है, फटाक से देखते ही बोल दूंगा टाइम पीरियड तो उतना होता है, तो ओमेगा पता पड़ गया, ए निकाल सकते हैं। ये मेथड यूज करना ज्यादा दिमाग वाला बात है। तो वीए कितना होगा फटाक से देखो, mv0 का होल स्क्वायर बाई m+m का होल स्क्वायर, दिस शुड बी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर कितना होगा रे? k/m+m, दोनों साइड मैंने स्क्वायर कर दिया बेसिकली, तो ओमेगा स्क्वायर हो गया, और a² - x², a² - x² कितना है? mg/k का होल स्क्वायर। यहां से a² निकाल सकते हैं आप, खुद से कैलकुलेशन करके a² का वैल्यू निकाल देंगे। अब अगर आप एनर्जी कंजर्वेशन करने जाएंगे तो काफी लंबा पड़ जाएगा, तो मैंने ये सिखाया कि एसएचएम का जो कंसेप्ट है वो एसएचएम के चैप्टर में यूज करना, बोलना नहीं। एसएचएम का कंसेप्ट को भी एसएचएम के चैप्टर्स में आप 100% यूज कर सकते हैं, ठीक है? चलिए और कुछ प्रॉब्लम्स देखिए। अब जो प्रॉब्लम बताऊंगा इसको कहते हैं जंपिंग प्रॉब्लम्स। दीज प्रॉब्लम्स आर कॉल्ड जंपिंग प्रॉब्लम्स। देखो ध्यान से, पता नहीं क्वेश्चन मेरी भूल गया मैं, जो भी था। सपोज फॉर एग्जांपल यहां पे एक मास रखा हुआ है m, इसको 2m, इसको 2m ही कर लेते हैं, चलो ऐसे करके रखा हुआ है, ठीक है? या इसको m कर लो और इसको 2m कर लो, क्योंकि दिखने में ऐसा ही लग रहा है। तो ऐसे करके रखा हुआ है इन इक्विलिब्रियम, सिस्टम इज केप्ट इन इक्विलिब्रियम। आपको क्वेश्चन में बोला फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन नीड्स टू बी फर्दर गिवन, फाइंड कंप्रेशन नीड्स टू बी फर्दर गिवन फॉर A टू लूज कॉन्टैक्ट विथ B। ये ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रखा हुआ है, स्प्रिंग इनिशियली ऐसे था, इसके ऊपर हमने m पहले 2m को रखा, और 2m इज फिक्स्ड, 2m इज फिक्स्ड विथ द स्प्रिंग। क्वेश्चन समझ लो आराम से एक बार, 2m इज फिक्स्ड विथ द स्प्रिंग, बट m इज नॉट फिक्स्ड, m इज जस्ट केप्ट ऑन 2m, मतलब B is fixed with spring, but A is just kept on B. A is just kept on B. ये बस रखा हुआ है ऐसा करके, और ये फिक्स है। तो जब और ये इनिशियली कंप्रेस्ड है, तब समझ रहे होंगे, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है ये, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है ऑलरेडी, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, मतलब थोड़ा कंप्रेस तो हुआ होगा। कितना कंप्रेस हुआ होगा वो तो बता ही सकते हैं हम, कितना कंप्रेस होगा? 3mg/k, सिर्फ सिंपल है, ये तो बात हमको समझ में आता है ना कि 3mg/k ऑलरेडी चपटा हुआ है, ठीक है? अब आपको बोला है इसको फर्दर कितना कंप्रेस करें, फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन नीड्स टू बी फर्दर गिवन, मतलब यहां से फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन से फर्दर कितना कंप्रेस करें कि ये लोग साथ में रहें, साथ में रहें। क्यों? क्योंकि हो सकता है अगर ज्यादा कंप्रेस कर दिया, जब उठेगा तो उठते उठते हो सकता है ए ऐसे हट जाए, समझ पा रहे हैं आप? तो कितना मैक्स यहां से कंप्रेशन करें कि ए और बी साथ साथ ऐसे एसएचएम करें। ऐसा ना हो कि आप इतना दबा दिया और छोड़े तो एम मतलब ऊपर आएगा, कुछ समय हो सकता है ऐसा हो जाए, तो वो नहीं होना चाहिए। वो बोल रहे हैं मैक्स कितना कंप्रेस करें फर्दर। सो अब ध्यान से देखो, ये मैं समझा दे रहा हूं आपको, क्योंकि ऐसा कुछ क्वेश्चंस है जो आपको मैं एक ही क्वेश्चन बताऊंगा। इनिशियली ऑलरेडी सिस्टम यहाँ पे 3mg/k कंप्रेस्ड है, अब यहां से फर्दर सपोज मैंने कंप्रेस किया और रिलीज किया, जब फर्दर कंप्रेस किया और रिलीज किया तो 2m m पे ऊपर के तरफ कंटिन्यूअसली फोर्स लगाते रहेगा, ठीक है? तो कभी भी कांटेक्ट तो लूज होगा ही नहीं। 2m m पे कंटिन्यूअसली जब तक ऊपर जा रहा है, व्हाइल गोइंग अप,
तो 2m m पे एक फोर्स तो ऊपर की तरफ लगाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। मेरा वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं डायग्राम में लिख नहीं सकता सब कुछ, ध्यान सुनना। 2m पे क्या क्या फोर्स लग रहा है रे? जब ऊपर जा रहा है, while going up, 2m पे क्या क्या फोर्स लग रहा है? ऊपर की तरफ स्प्रिंग फोर्स लग रहा है, नीचे की तरफ एक 2mg लग रहा है। नॉर्मल को फिलहाल में नहीं लिख रहा, m का नॉर्मल नहीं लिख रहे हम लोग, हम इंडिपेंडेंट एक्सेलरेशंस देख रहे हैं दोनों का। क्या देख रहे हैं? इंडिपेंडेंट एक्सेलरेशंस देख रहे हैं, इसका और इसका। इस पे क्या क्या लग रहा है? इस पे सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, नीचे की तरफ mg। तो ऊपर की तरफ किसका एक्सेलरेशन है? इसका एक्सेलरेशन तो ऊपर की तरफ इंडिपेंडेंटली नहीं है, इंडिपेंडेंटली इसका एक्सेलरेशन ऊपर नहीं है। ऊपर क्यों जा रहा है? क्योंकि ये ढकेल रहा है। और इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ क्यों है? क्योंकि kx इज ग्रेटर देन mg, 2mg। क्लियर है ये? kx इज ग्रेटर देन 2mg, इसलिए इसको ढकेल रहा होगा ऊपर। इसका नेट एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, इसका जो नेट एक्सेलरेशन है ऊपर की तरफ है, ठीक है। और इसका नेट एक्सेलरेशन नीचे की तरफ ही है, पर ये ऊपर क्यों जा रहा है? क्योंकि ये ढकेल रहा है ऊपर जा रहा है kx इज। अच्छा, अब तुम सोचो कि ये आपको समझ में आ रहा है ऊपर जा रहा है, इसका एक्सेलरेशन क्या क्या है? kx by m, due to this the acceleration is kx by m, और due to this the acceleration is g, ठीक है। इसका एक्सेलरेशन क्या है? ड्यू टू दिस ओनली g। तो इसका भी एक्सेलरेशन g है नीचे की तरफ, इसका भी एक्सेलरेशन g है नीचे की तरफ ड्यू टू ग्रेविटी, पर इसका एक एक्स्ट्रा एक्सेलरेशन है ऊपर की तरफ जो उसको ऊपर ढकेल रहा है, ठीक है। अब तुम सोचो कौन से पॉइंट पे इसका एक्सेलरेशन कांटेक्ट कब लूज करेगा? जब इसका दोनों का वेलोसिटी सेम है, हमेशा वेलोसिटीज आर सेम। ये कांटेक्ट कब लूज करेगा इससे? ये कांटेक्ट इससे, देखो हमेशा दोनों का वेलोसिटी सेम है, दोनों चिपका हुआ है, दोनों चिपका हुआ है और साथ साथ चल रहे हैं, दोनों का वेलोसिटी सेम है। जैसे ही b का एक्सेलरेशन a से कम हो जाएगा, ध्यान समझना, b a चिपके हुए हैं, जैसे ही b का एक्सेलरेशन a से कम हो जाएगा, इसका स्पीड घट जाएगा, b का स्पीड घट जाएगा, और उस केस में a और b में उसी समय जस्ट कांटेक्ट लूज होगा, दोनों साथ में चल रहे हैं। b का एक्सेलरेशन जैसे ही घटा a के कंपैरिजन में, वैसे ही क्या होगा? b का एक्सेलरेशन तो घट गया ना, अभी तक दोनों का वेलोसिटी सेम था, पर इसका एक्सेलरेशन घट गया इसके कंपैरिजन में, तो कांटेक्ट लूज करेगा उस समय ही। तो अब सोचो, इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ ग्रेविटी के चलते g है, इसका भी g है। जब ये नेचुरल लेंथ पे पहुंचेगा, जब 2m स्प्रिंग जब अपना नेचुरल लेंथ पे पहुंचेगा, तो स्प्रिंग जो अभी तक ऊपर kx लगा रहा था, इसके चलते ऊपर जा भी रहा था, वो kx किधर लगाने लगेगा? जब नेचुरल लेंथ क्रॉस कर जाएगा तो स्प्रिंग नीचे लगेगा kx, तब स्प्रिंग किधर लगने लगेगा? नीचे लगने लगेगा kx। उस समय इसका जो नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है वो इससे ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि उस समय नीचे की तरफ एक्सेलरेशन हो जाएगा kx by m प्लस g, ये नीचे की तरफ एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो इसका एक्सेलरेशन जो है, इसका भी एक्सेलरेशन नीचे ही है, b का भी एक्सेलरेशन नीचे ही है, और नेचुरल लेंथ तक दोनों का वेलोसिटी सेम था, पर b का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ नेचुरल लेंथ पे ज्यादा हो जाएगा, तो ये ज्यादा स्लो हो जाएगा इससे, तो ये कांटेक्ट लूज करेगा। क्लियर है ये? क्योंकि a का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ सिर्फ g है इंडिपेंडेंटली, और b का नीचे की तरफ स्प्रिंग भी तो खींचने लग जाएगा, ऑलरेडी g था और स्प्रिंग भी खींचने लगा नीचे की तरफ जब नेचुरल लेंथ क्रॉस किया है, तो इसलिए इसका स्पीड इससे कम हो जाएगा, तो कांटेक्ट लूज करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब इसको यहां तक पहुंचना है, हमको इतना कंप्रेस करना होगा कि ये सिस्टम यहां तक पहुंचे भी नेचुरल लेंथ तक। तो बेटा इनिशियली कितना कंप्रेस करें? देख, ये मीन पोजीशन है, हमने आपको स्टार्टिंग में ही एक लाइन बोला था कि मीन पोजीशन से जितना आप इनिशियल एम्पलीट्यूड देते हो उतना ही पीछे आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा और उससे कम भी नहीं आएगा, टिल द टाइम देयर इज नो डैम्पिंग। जितना आप आगे दोगे उतना ही पीछे आएगा। तो मैं यहाँ पे कह रहा हूं ये मीन पोजीशन है, इतना पीछे जाना है तो कितना आगे आना पड़ेगा? जितना पीछे जाना उतना ही तो आप आगे ढकेलोगे, तो कितना ढकेलना पड़ेगा इसको नीचे पकड़ के? 3mg/k। मीन पोजीशन से अगर आप 3mg/k नीचे लाओगे तो मीन पोजीशन के बाद 3mg/k ऊपर जाएगा। जैसे नेचुरल लेंथ पे आएगा, इट हैज अ प्रोपेंसिटी टू लीव द कॉन्टेक्ट। इसलिए सिंपल सा आंसर है इसका 3mg/k। दिस इज द आंसर, ठीक है। एक क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। ये 2m रख दिए हैं, नहीं, ये m रखा हुआ है और ये 2m रखा हुआ है, दोनों को चिपकाए हुए हैं, बोथ आर चिपका हुआ, दोनों स्प्रिंग से अटैच्ड है।
ये नेचुरल लेंथ है, इक्विलिब्रियम पे रखा हुआ है अभी, दिस इज केप्ट इन इक्विलिब्रियम, द सिस्टम इज केप्ट इन इक्विलिब्रियम। अब बोला है m को कितना फर्दर कंप्रेस करूं, कितना कंप्रेस करके छोड़ूं, हाउ मच शुड बी द कंप्रेशन, कि कंप्रेस करके छोड़ू तो 2m लिफ्ट अप हो जाए, जस्ट लिफ्ट्स अप, हाउ मच शुड बी द इनिशियल कंप्रेशन सच दैट 2m जस्ट लिफ्ट्स अप, व्हाट शुड बी द इनिशियल कंप्रेशन so that 2m just lifts up, that is the question। ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आप खुद से एक बार ट्राई करो और मेरे से पूछ सकते, ठीक है। बस एक दो और क्वेश्चन करेंगे, फिर मैं दो फैक्ट्स बताऊंगा एंड देन विल कंप्लीट दिस पर्टिकुलर टॉपिक। चलो देखो फटाफट, अब आता है एक ही क्वेश्चन कराऊंगा और एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा। से फॉर एग्जांपल यहां पे एक सिलेंडर डुबाया हुआ है, क्या डुबाया हुआ है, इट्स अ सिलेंडर, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है a, इसके लेंथ से मेरे को मतलब नहीं, हटाओ, क्रॉस सेक्शनल एरिया है a, ठीक है, इसका डेंसिटी है रो ऑफ द बॉडी, दिस इज द रो ऑफ द लिक्विड, चलो इसका लेंथ ले लेते हैं हम l, ओके देख पता नहीं मेरे को जरूरत पड़ेगा कि नहीं, उसका लेंथ हम ले लेते हैं l, इसका मास ले लेते हैं हम m सिलेंडर का, ऑल्दो मास वैसे भी लिख सकते हैं हम, पर मैं सारा डेटा ले रहा हूं क्योंकि मेरे को याद नहीं है एग्जैक्टली, ठीक है, और ये भी फ्लोट कर रहा है, दिस इज फ्लोटिंग, फाइंड द, अगर इसको मैं थोड़ा सा x नीचे करूं, डिस्प्लेस्ड बाई x डाउनवर्ड, दिस इज डिस्प्लेस्ड बाई x डाउनवर्ड, आपको बोलना है फाइंड दिस डिस्प्लेस्ड बाई x डाउनवर्ड, फाइंड वेदर इट डज SHM, और सेकंड क्वेश्चन इफ इट डज SHM फाइंड द टाइम पीरियड, जाहिर सी बात है पूछा तो करेगा ही। अब एक बार ट्राई करो और फिर देखना स्क्रीन की तरफ, बायंसी पढ़ा होगा तुम लोग थोड़ा बहुत, कि बायंसी पढ़ाई होगा, ट्राई करो एक बार, चलो देखो, इसको जहां भी इसका मीन पोजीशन है उससे फर्दर हम x नीचे करेंगे, सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देख, ऐसे करके मेरा इनिशियल सिलेंडर रखा हुआ है ना, और ये इक्विलिब्रियम में है, सो लेट अस से नीचे H0 है, क्यों, क्योंकि इक्विलिब्रियम वाला सबसे पहले क्या करते हैं हम, इक्विलिब्रियम पोजीशन ढूंढते हैं, स्टेप याद रखो हमेशा एक ही स्टेप रिपीट होगा बार बार, आपको सबसे पहले क्या करना है, इक्विलिब्रियम पोजीशन ढूंढना है। कैसे ढूंढेंगे, कि mg इक्वल्स टू, नीचे की तरफ इसका mg लग रहा है ना, दैट शुड बी इक्वल टू बाइंड फोर्स, ऊपर लगता है बाइंड फोर्स पड़ा होगा v rho g, वेयर v इज वॉल्यूम इमर्ज्ड, rho is the density of the liquid and g is acceleration due to gravity, so this mg of the body should be equal to volume immersed into rho of the liquid into g, ये कंडीशन होता है। सो mg इक्वल्स टू वॉल्यूम इमर्स्ड कितना है, सरफेस एरिया इसका जो ये जो एरिया है क्रॉस सेक्शन एरिया वो है a, तो a इंटू ये वाला कितना है वॉल्यूम, a इंटू H0 इंटू रोवेल इंटू जी, पहला रिलेशन, ये तो आया अपना इक्विलिब्रियम कंडीशन से, इक्विलिब्रियम का कंडीशन से पहला आया। अब हम क्या इमेजिन करते हैं कि इसको यहां से x नीचे डिस्प्लेस करते हैं, तो देखते हैं कि क्या f इक्वल्स टू माइनस के एक्स के रिलेशन में आता है कि नहीं, आएगा तो SHM करेगा, नहीं आएगा तो नहीं करेगा, सिंपल सा बात है, और अगर आ गया तो k आ गया तो टाइम पीरियड बताना कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। तो मानते हैं कि इसको नीचे x डिस्प्लेस किया, तो नेट फोर्स लिखेंगे हम, नेट फोर्स क्या लिखेंगे, नीचे डिस्प्लेस किया तो नीचे डायरेक्शन को पॉजिटिव मानो, mg माइनस ऊपर की तरफ क्या लगेगा इस पे, जब बॉडी यहां पे आ गया तो नीचे लग रहा है mg, वो तो पहले भी लग ही रहा था, अभी भी लग रहा है, और ऊपर की तरफ बाइंड फोर्स बढ़ जाएगा, vi कितना होगा, vi होगा पहले से H0 प्लस x इंटू क्रॉस सेक्शनल, ये जो एरिया है क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये वॉल्यूम इमर्ज्ड है, दिस vi रो ऑफ द लिक्विड इंटू जी, दिस इज द नेट फोर्स, इसको थोड़ा खोलो तो क्या है करे, H0a रो एल जी माइनस एक्स ए रो एल जी, ये दोनों कट रहा है क्या, हाँ ये दोनों कट रहा है, सो एफ नेट जो आ गया जो सिलेंडर पे लग रहा है वो कितना लग रहा है, माइनस ए रो एल जी इंटू एक्स, माइनस के एक्स के फॉर्मेट में आया मतलब बॉडी SHM करेगा 100%, थोड़ा डिस्प्लेसमेंट हो या ज्यादा डिस्प्लेस करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, SHM ही करेगा, ठीक है, और
थोड़ा डिस्प्लेसमेंट ज्यादा का क्यों बोला मैं, क्योंकि यहाँ पे कितना भी डिस्प्लेसमेंट करो तो यही रिलेशन आ रहा है, जबकि वो एक क्वेश्चन आपको याद होगा, ये वाला क्वेश्चन कराया था, इसमें x शुड बी स्मॉल, ये जो क्वेश्चन कराया था इसमें x मस्ट बी स्मॉल, ज्यादा डिस्प्लेस करा देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है, उस केस में x मस्ट बी स्मॉल। ऐसा कई सारा क्वेश्चन होगा, 12th में भी करेंगे कई सारे क्वेश्चन है x शुड बी स्मॉल, पर यहाँ पे x का कोई लेना देना नहीं है, प्रॉपर रिलेशन आ रहा है अपना। सो t क्या होगा, 2 पाई रूट अंडर मास ऑफ द बॉडी बाई k, ये k है, f इक्वल्स टू माइनस kx वाला k है, क्रॉस सेक्शनल एरिया रो ऑफ द लिक्विड इनटू g, रो ऑफ द लिक्विड इनटू g। इसी को थोड़ा तोड़ मरोड़ के भी लिख सकता है, मास को या तो ये आप याद कर लो, ये याद कर लेना तो अच्छा है, रो ए जी याद कर लो तो अच्छा है, जैसे याद करो आप। मास ऑफ द बॉडी आप ऐसे भी लिख सकते हो, रो ऑफ द बॉडी, एक अलग फॉर्मेट है लिखने का, याद कर सकते हैं नहीं, हाइट इन डेंसिटी इनटू वॉल्यूम बेसिकली इनटू जी, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये और गंदा फॉर्मेट ही है, पहले वाला ठीक था। ये रो एच बाई रो एल आ रहा है, पहले ही फॉर्मेट याद रख लो, वो क्या आया था, टी इक्वल्स टू 2 पाई मास ऑफ द बॉडी बाई रो ए जी, जो भी आएगा आप रट भी सकते हो चाहे तो नहीं रट सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन एक बार डायरेक्टली पूछ दिया था, फॉर्मूला ही पूछ दिया था, इसलिए रट सकते हैं तो रट लो, अच्छा है। ऐसा ही एक और क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, जहाँ पे एक यू ट्यूब है, दिस इज नोन एज यू ट्यूब, ठीक है, ये एक यू, छोड़ो मैं, या मेरे को याद दिलाना, मैं लाइव क्लास में बता दूंगा, विल फिनिश ऑफ आवर क्लास हियर। क्लास खत्म करने से पहले मैं 2 और चीज बताता हूँ, देखो बहुत छोटा छोटा चीज है, दीज आर फैक्चुअल थिंग्स दैट आई विल टेल यू, फैक्चुअल थिंग्स है, कुछ सॉल्विंग नहीं है, देखो फटाक से, जस्ट फैक्चुअल थिंग्स। पहला चीज ये है कि अगर एक स्प्रिंग है जिसका मास दे दिया, मास ऑफ द स्प्रिंग, और ये m स्प्रिंग कांस्टेंट के, तो इसका टाइम पीरियड होता है, आपको रटना है 2 पाई अंडर रूट m प्लस मास ऑफ स्प्रिंग बाई 3 बाई k। प्रूफ कर सकते हैं यूजिंग एनर्जी मेथड, प्रॉपर प्रूफ है इसका, 2 पाई रूट अंडर m बाई k, वेयर m को क्या सब्स्टिट्यूट करना है, m प्लस मास ऑफ द स्प्रिंग बाई 3, ठीक है, बाई k। ये ऐसे रखो या उल्टा कर लो, मतलब वर्टिकली लटका लो, आंसर यही रहेगा, t इक्वल्स टू 2 पाई इनटू इतना, ठीक है, सिंपल। ये पहला चीज मेरे को बताना था, आपको याद रखना है। दूसरा चीज आपको याद रखना है वो है, मान लो ये है m1, ये है स्प्रिंग, और ये है m2, और ये है स्प्रिंग कांस्टेंट के, इसका टाइम पीरियड क्या होता है, मल्टीपल बॉडीज कनेक्टेड बाय वन स्प्रिंग, टाइम पीरियड होता है 2 पाई रूट अंडर म्यू बाई के, 2 पाई रूट अंडर म्यू बाई के, वेयर म्यू इज कॉल्ड रिड्यूस्ड मास। सेंटर ऑफ मास में बताया होगा, इसका कॉन्सेप्ट भी रिड्यूस्ड मास क्या था, याद है, सेंटर ऑफ मास में बताया था, रिड्यूस्ड मास होता है m1 m2 बाई m1 प्लस m2, सिंपल सा क्वेश्चन, ये m ले लो, ये 4m ले लो, तो रिड्यूस्ड मास क्या हो जाएगा 4m बाई 5, ये 4m ले लो, ये m ले लो, तो 4m इंटू m, 4m स्क्वायर बाई 5m, 4m बाई 5 आएगा, यहाँ पुट कर देना बस, m के बदले पुट कर देना ये चीज 4m बाई 5, तो आंसर आएगा 4m बाई 5k, दैट्स इट, ये 2 चीज आपको रखना है, that's it. So we finish off this video here, finding out the time periods in different situations, miscellaneous examples. There are a lot of other questions also. For the timing, you can start solving. सारा questions हो जाएगा आपसे, ठीक है, चलो, thank you very much.